ओके, हाँ रिकॉर्ड। ओके, तो शुरू करते हैं। सबको बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और हम सब लोग कोशिश करेंगे हिंदी में बात करेंगे। बस रमेश जी के लिए बस वो ये रूल जो है लागू नहीं होता है क्योंकि रमेश जी की हिंदी थोड़ी कमजोर है, पर उनके सेशन में हम लोग उनकी मदद करेंगे ट्रांसलेशन। तो सब लोग जो है गुड आफ्टरनून। और अभी दोबारा सबका इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पहले सेशन में किया था। बस हमारे एक मित्र शरद जी यहाँ पे पहली बार जुड़े हैं। तो शरद जी, रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन कर दें और फिर मैं बाकी सबका एक संक्षेप में एक साथ। शरद एक सेकंड, शालिनी जी आपको हाँ म्यूट करना होगा। हाँ हाँ शरद जी। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शरद सक्सेना। मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं पढ़ाई से इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी थी मैंने 1985 में। उसके बाद मैंने रेलवे में नौकरी करी 18 साल। वहाँ पर मैं इंजीनियर था, सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर था। उसके बाद छोड़ के मैं बैंक में चला गया क्योंकि मैं आईटी में आ गया था। और मैंने आईसीआईसीआई बैंक में काम किया 13 साल। फिर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में काम किया। फिर मुझे लगा कि बहुत काम हो गया और मुझे राहुल जी जैसे मित्रों से भेंट हुई और भी इंस्पिरेशन मिला और भी प्रोत्साहन मिला कि मैं कुछ करूं बच्चों की पढ़ाई के लिए। हम लोग पहले करते थे, ये कोविड के पहले मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर हम लोग कुछ करते थे, लेकिन कोविड की वजह से वो सब खत्म हो गया। तो ये सब सोच के मैंने फिर अपनी नौकरी छोड़ दी। अब मैं पूरी तरह इसमें काम करने की सोच रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं राहुल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, लीला जी, राहुल जी, जिन्होंने मुझे इससे जुड़ा और मुझे ये एक अवसर दिया आपसे बात करने का। और मेरा विषय, ये तो मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और राहुल जी आपकी अनुमति हो तो मैं शुरू करूं? हाँ हाँ, बस शरद जी आप मुझे 1 मिनट दे दें बस। हाँ। तो जैसे साथियों हमने कहा था उस दिन की शरद जी और रमेश जी दोनों का एक तरह का सिमिलर सा बैकग्राउंड है। दोनों ने कई साल जो है नौकरी की है कॉर्पोरेट सेक्टर में, अलग अलग उसमें सीनियर पदों पर, और दोनों जो है नौकरी छोड़ के अब अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। और मैथ और साइंस को कैसे बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया जाए, शिक्षा को कैसे और रोचक बनाया जाए, इसी पर अब दोनों लोग जो है जिंदगी लगा रहे हैं। तो हम लोग भी बहुत, हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे लोगों से जुड़ रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ नंदलाल जी जैसे इंस्पायरिंग लोगों की टीम से जुड़ रहे हैं। नंदलाल जी, अमित जी, आप सभी जो टीचर बैठे हैं, और हमारे कुछ और मित्र ज्वाइन किए हैं। हम इंट्रोडक्शन का तो समय नहीं है पर मैं बस उनको नाम ले देता हूँ। हमारी सीएलए की टीम की तरफ से हैं लीला, इम्तियाज, रशीदा और मैं। आप सब लोग जानते हैं हम लोग तो हम लोग का मिशन है ये फ्री और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देना। और क्षितिज हैं हमारे साथी, हमारे दोस्त, वो भी जुड़ गए हैं। और लता हैं, वो भी हैं, शालिनी हैं, ये सब लोग हमारी टीम से हैं, पढ़ाते हैं, बहुत डेडिकेटेड टीचर्स हैं। क्षितिज पढ़ाते नहीं है, क्षितिज पीएचडी कर रहे हैं, पर उनको वो तो जुड़े हुए हैं आपकी एनजीओ से भी, तो हम दोनों सबके कॉमन फ्रेंड हैं। और अमित जी आप 1 मिनट में थोड़ा सा, शरद जी नए हैं तो शरद जी को एक इंट्रोडक्शन दे दें अपने संस्था के बारे में, या नंदलाल जी दे दें अगर वहां बैठे हैं तो, और फिर जो है शरद जी शुरू करेंगे। हाँ नंदलाल जी नमस्ते, आपको अनम्यूट करना होगा। अमित जी अनम्यूट करना होगा। तो सभी साथियों को नमस्कार। पिछली बार इंट्रोडक्शन तो हुआ था लेकिन कुछ नए साथी हैं, एक बार फिर से थोड़े छोटे मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का जो पढ़ाने का, बच्चों का जो काम शुरू हुआ वो बुनकर बच्चों के साथ शुरू हुआ। और नंदलाल भैया ने ही शुरू किया उसको। जो बच्चे बुनकरी साड़ी बुनाई का काम करते थे, हमारे बनारस जो है साड़ी के लिए मशहूर है, तो उसमें जो किनारे की बॉर्डर होता था उसको कढ़ाई में बच्चों को लगा दिया जाता था हैंडलूम में। तो उस समय बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे और वो बुनकरी का ही काम करते थे, वो कढ़ाने का उनके लिए शुरू हुआ। और समय के साथ जो है उसमें बहुत सारे बदलाव होते हुए अभी आशा सामाजिक विद्यालय जो है हम लोग का 8 तक का चल रहा है, जूनियर स्कूल। और हमारी कोशिश यही रहती है, जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है कि सारे बच्चों को वो चीजें मिलना मुश्किल हो गया है, इतनी महंगी हो गई है,
और गवर्नमेंट एजुकेशन की हालत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो है सस्ती और अच्छी शिक्षा हम लोग उपलब्ध कराएं इस अपनी संस्था के माध्यम से। जी जी। अमित जी धन्यवाद। अमित जी एक बार आप सब टीचर्स का एक बार नाम बता दें, क्योंकि शरद जी नए हैं उसलिए, जो तो बैठे हैं। मैं अमित यहाँ पढ़ाता हूँ बच्चों को, और हम लोग के विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं वो इस बार बसो और सुनील जी हैं, सबसे पुराने साथियों में हैं सुनील मास्टर हमारे हैं। तो और विद्या जी हैं पीछे, क्षमा मानो है सबसे पीछे, क्षमा मानो। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा चलिए ओके। तो सब अमित जी और आपके सभी साथ में बैठे हुए सभी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। मेरा विषय है कि मैं, राहुल जी ने मुझे बोला कि मैं विज्ञान के विषय में कुछ बोलूं, और वही मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। मैंने काफी कोशिश करी है कि मैं कैसे फिजिक्स को कैसे काफी रुचिकर बनाऊं, उसके बारे में बात करूंगा। हम जब शिक्षक जो भी जिस भी लेवल पे हम पढ़ाते हैं, वो चाहे आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हो, मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे हो, हाई स्कूल में या कॉलेज में भी पढ़ा रहे हो, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि विज्ञान से डर लगता है। अब वो डर कई कारणों से होता है। मेरा मानना ये पहला कारण होता है क्योंकि उनके जो माता पिता हैं उन्होंने या तो विज्ञान नहीं पढ़ा होता, या वो भी डरते थे विज्ञान से, और वही कहे अनकहे तरीके से किसी तरह हमने अपने बच्चों को भी वो बता दिया है, शायद डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन कहीं ऐसा हमने उनको सिग्नल दिया कि भाई विज्ञान तो कठिन है, जो अच्छे बच्चे हैं वही विज्ञान पढ़ते हैं, बाकी तो कुछ आर्ट्स कॉमर्स कुछ पढ़ लेंगे। मेरा मानना ये बिल्कुल नहीं है, और मैं बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं है। दूसरा होता क्या है, जब विज्ञान से डर लगने लगता है तो हम उसको कम पढ़ते हैं, और कम पढ़ते हैं तो और समझ में नहीं आता, और समझ में नहीं आता तो और डर लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे शिक्षक, मेरा मानना यह है आपके यहाँ सब बहुत रुचि से पढ़ा रहे हैं तो ऐसे शिक्षक नहीं होंगे, लेकिन बहुत से शिक्षक अपने आप को छात्रों से थोड़ा ऊपर रखने के वजह से उसको और कठिन बनाते हैं, जिससे कि उनको लगे कि हाँ ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है भाई, ये तो इतने बड़े बड़े फॉर्मूला लिखते हैं, इनको इतना ज्ञान है, और इनकी आधी बातें तो समझ में नहीं आती, माने बहुत कठिन चीज पढ़ाते होंगे इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रही। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कोई शिक्षक बच्चे के स्तर पे जाके उसको समझा ना सके तो वो शिक्षक सही नहीं है। उसको खुद को या तो समझ में नहीं आया, या अपने आप को वो एक अलग स्तर पे जानबूझ के ले जाने की कोशिश कर रहा है। और विज्ञान को सीखने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें होना चाहिए। हाँ किताबें तो होना चाहिए, लेकिन आजकल आपके पास इंटरनेट है, जो कि बहुत पहले जमाने में, हम लोग के जमाने में नहीं था, इसलिए सारा पढ़ना लिखना सिर्फ पुस्तकों से होता था। अभी तो आपके पास और शिक्षकों के पास और छात्रों के पास बहुत सारी और सुविधाएं हैं। तो विज्ञान को पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकों की जरूरत है, और एक बहुत ही रुचिकर एनवायरनमेंट की जरूरत, क्योंकि हम जहां भी देखें, आप जिस कमरे में बैठे हैं, मैंने सबको ये चैलेंज दिया है और मैं आपको भी देता हूं ये, कि मैं जिस भी कमरे में बैठा हूं वहां जितनी भी चीजें रखी हैं उससे मैं कम से कम 15 से 20 एक्सपेरिमेंट दिखा सकता हूं, या 15 से 20 साइंस से रिलेटेड अपने जो हम चीजें क्लास में पढ़ाते हैं उससे हम दिखा सकते हैं। तो आपको भी ताज्जुब होगा ये सोच के ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे हो सकता है। अब होता क्या है, जब आप विज्ञान को रुचिकर बनाते हैं, और कैसे आप रुचिकर बनाएंगे विज्ञान को, जब आप उसको आपके आसपास की चीजों से जोड़ेंगे।
कि बिल्कुल बहुत ही सिंपल चीज बताता हूँ आपको। सुबह होती है, शाम होती है। सर्दियों में सूरज देर से निकलता है, शाम को जल्दी ढलता है। गर्मियों में देर से दिन बड़े होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मौसम क्यों बदलता है? और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हमें पढ़ना है इसके बारे में। इसके बारे में हमारे पूर्वजों को मालूम था। तब कोई पुस्तकें भी नहीं थी, शायद थी पुस्तकें, बट लेकिन सबको मालूम था ये सब। अपनी फसल किस तरह से उगाना है, कैसे 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 मौसम बदलेंगे, वो सब मालूम था। उसके बाद उन्हें ये भी मालूम था कि खेत में पानी कैसे लेके आने का है। अगर पानी नीचे के स्तर पे है तो उसको ऊपर के स्तर पे कैसे लाना है। हमें अगर पीसना है तो सबसे अच्छे तरीके से हम कैसे चक्की बनाएं, हम तेल कैसे निकालें। ये सब आपके ग्रामीण परिवेश में होता होगा, मेरा मानना ये है। अच्छा, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि मैं पूरा जो मेरे 1 घंटे का समय दिया है राहुल जी ने मुझे, मैं ये नहीं चाहता कि मैं ही बोलता रहूं। अगर आपको कहीं लगे कि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी कुछ परेशानियां हैं, डिफिकल्टी है आपकी पढ़ाने में, वो आप मुझे बताएं और हम उसको बैठ के डिस्कस करेंगे। ये कोई मेरा 1 घंटे का भाषण नहीं है, ये हमारा वार्तालाप है, जिससे कि आप अपनी परेशानियां बताएं मुझे और मैं अपने प्रयास करूं कि आपको उस सरलता से उस विषय को आप कैसे पढ़ाएं। हाँ, तो तो उसमें शरद जी आप बीच बीच में ना ऐसे 5 मिनट के ब्रेक दे सकते हैं, जब हाँ, आप क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गई। तो ये जो एक होता है, एक जिसको हम बोलते हैं कि एक पॉजिटिव लूप, पॉजिटिव मतलब एक अच्छा लूप बन जाता है। कैसे? इंटरेस्ट बढ़ता है, हमारा रुचि बढ़ती है विज्ञान में, तो हम और समझने की कोशिश करते हैं। जब और समझ में आने लगता है तो और रुचि बढ़ती है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा सर्कल बन जाता है। हम और समझने की कोशिश करते हैं। अब रही बात, हमें विज्ञान में बहुत मजा आ रहा है, हम आसपास की चीजों को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, हमें समझ में भी आ रहा है। लेकिन आपके बच्चे जो क्लास में पढ़ रहे हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं, वो आपसे पूछेंगे भाई एग्जाम पास तो करेंगे ना, ये कि सिर्फ मजा करते रहेंगे? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एग्जाम भी पास करना है, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है, अच्छे अच्छे अंक लेना है, उसके बाद अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना है, उसके बाद अच्छी नौकरी लेना है। वो सब अच्छे नंबरों पे डिपेंड करता है। तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे? और दूसरा, मैं सोचता हूँ इसके बारे में हम बात करते हैं, अच्छे नंबर कैसे आएंगे। और दूसरा, मुझे जो कई अध्यापकों से बात करके लगा, वो बोलते हैं कि भाई हम अगर ये सब करते रहेंगे क्लास में तो पढ़ाएंगे कब? हमारा सिलेबस कैसे खत्म होगा? हमारे पास समय है इतना, और इतना बड़ा सिलेबस है, उतने पीरियड्स में खत्म होना चाहिए वो। और नहीं होगा तो फिर बच्चों को परेशानी होगी, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम है उसमें तो सब पूछा जाएगा, फिर बच्चे पास कैसे होंगे? तो मैं आपको इस तरह की चीजें बताऊंगा कि आप अपने आजकल की जो पुस्तकें हैं, सबसे पहले तो मैं एक्सपेरिमेंट्स पे आता हूँ और आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाऊंगा मैं कि आप कितने कम पैसे में या बिना पैसे के एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको किताबों का जिक्र कर रहा था। मैं आजकल की जो किताबें हैं, और पर्टिकुलरली जो आपकी एनसीईआरटी की, सीबीएसई की जो किताबें हैं, आपका शायद उत्तर प्रदेश बोर्ड की किताबें होंगी, लेकिन वो भी बहुत अच्छी होंगी, मैं देखूंगा उनको। उसमें बहुत सारे आपके एक्टिविटीज रहती हैं, और प्रातः ये होता है, प्राय ये होता है कि हम वो एक्टिविटीज छोड़ देते हैं, या हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई देखो एक्टिविटी है, इसको पढ़ लेना, और खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है, जो एक्टिविटीज दी हुई है पुस्तक में, उन्हें हमें करना चाहिए। उन्हें हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो करें, कैसे करें, और उनको बताना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है, किसी भी विषय को समझने में, किसी भी उसके कॉन्सेप्ट को समझने में जितना जितना योगदान इन एक्टिविटीज का होता है, उतना किसी भी और चीज का नहीं होता। अब मैं यहाँ पर रुकता हूँ, अगर आपको कुछ प्रश्न है तो फिर मैं एग्जाम पे और मार्क्स पे जाता हूँ। आप बताइए कुछ आपके।
कुछ प्रश्न है क्या अभी तक के? अमित जी और बाकी सब साथी, टीचर साथी, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे अमित की टीम के? जो भी पूछना है, जो भी आप पूछना चाहते हैं। आपने जो कहा कि जो सिलेबस है उसी पे फोकस होता है, और वो सही भी बात है। और एक टीचर का कि जो जवाबदेही है, जो विद्यालय प्रबंध समिति या किसी को, या अगर आपको जवाब टीचर को देना है तो उसी बेस पे उसका मूल्यांकन भी हो जाता है कि आपने कितना पढ़ाया है। तो एक टीचर की भी ये समस्या होती है कि हमने सिलेबस नहीं पूरा किया, सारा समय हमने जो है कि एक्टिविटी और बाकी चीज़ों में किया, तो हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम उसका जो है कि क्या कितना हम उनको जवाब दे पाएंगे। एक तो प्रश्न ये था मेरा। गार्जियन का भी होता है भाई, तो ये पेरेंट्स का प्रेशर होता है, ये माइंड सेटअप है। दूसरा है कि मेरा प्रश्न था कि जो क्लास होता है उसमें एक बच्चों की लिमिट भी होनी चाहिए, और वो कितनी होनी चाहिए, कितने बच्चे हों तो एक बेहतर क्लास जो है कि चल सकता है, ये एक प्रश्न मेरा। तो पहला वाला प्रश्न जो है अमित जी, वो तो बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई हम अपना अपना अपने खुद के लिए कर रहे हैं, हम अपने दुनिया को समझने के लिए कर रहे हैं, एक ऊंचे लेवल पे, जो रमेश जी ने आपको कहा होगा, कल बताया होगा। और दूसरा हम ये कर रहे हैं कि हम आगे जाके तरक्की करें, हम अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छे जूनियर कॉलेज में जाएं, अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छी नौकरी मिले, या अच्छा हम अगर बिजनेस भी करना चाहते हैं तो अच्छे से करें, हम समझें। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक जो मार्क्स पे, जो नंबरों पे जो जोर है वो तो है ही, उससे उसका मूल्यांकन टीचर का भी होता है और स्टूडेंट्स का भी होता है। अगर आपके क्लास में सब बच्चे फेल हो रहे हैं तो बोलेंगे भाई ये टीचर कैसा पढ़ा रहा है, तो बच्चे फेल हो रहे हैं, या बच्चे खुद फेल हो रहे हैं, 4-5 बच्चे फेल हो रहे हैं 25 की क्लास में, तो वो बच्चों पे, वो बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं या उनको कम मार्क्स क्यों मिल रहे हैं? तो अब मैं फिर से वापस उसी पे जाता हूँ कि अगर हम विषय शुरू करें किसी को, कि आज मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे क्लास में ले जा रहा हूँ कि आज बच्चों, आज हम न्यूटन के 3 जो लॉज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मेरी थोड़ी हिंदी फिजिक्स के मामले में थोड़ी कमजोर है, लेकिन आप समझ पाएंगे। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ 2 मिनट का। तो जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक बार वहां से ऊपर से एक एप्पल गिरा, तो उन्हें लगा कि गुरुत्वाकर्षण कुछ एक नाम का बल होता है, तो उन्होंने उसको सोच के उन्होंने 3 लॉज बनाए। पहला लॉ ये है, और दूसरा लॉ ये है, और तीसरा लॉ ये है। बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण लॉज हैं। अगर इनको तुम समझ लोगे तो आगे जाके बहुत अच्छा होगा। मान लीजिए आपने ये आपने फिर अगले 5 मिनट में इस तरह से 3 न्यूटन के लॉज पढ़ा दिए। मैं बता रहा हूँ वो बच्चा कभी नहीं समझेगा, वो बच्चा रट लेगा, उसका क्या उद्देश्य है ये पढ़ने का, और उसके आगे उसका क्या उपयोग है, उसको कभी समझ में नहीं आएगा। यही अगर हम दूसरे तरह से शुरू करें, हम बोले कि भाई देखो 2 बच्चे आओ इधर, चलो तुम दोनों खड़े हो जाओ मेरे पास में। अच्छा, एक दूसरे को धक्का दो, एक ने दूसरे को धक्का दिया, वो धक्के से दूर चला गया। अच्छा ये बताओ, तुम ये जब एक ट्रक से टिक के खड़े हो या एक गाड़ी से टिक के खड़े हो, अपने ट्रैक्टर से टिक के खड़े हो और उसको ऐसे धक्का देते हो, भाई वो तो नहीं जाता। क्या बात है ऐसा? एक धक्के से एक बच्चा तो खिसक गया, मैं नहीं जा, वो ट्रैक्टर नहीं खिसका, क्यों नहीं खिसका, क्या प्रॉब्लम है? हम उसको एक कहानी के तौर पे शुरू करें, और मैं आपको कई कहानियां बताऊंगा इस तरह से। तो हर विषय को मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हम आगे के सेशन में बताएंगे, 1 घंटे में ये नहीं हो सकता इस तरह से। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो न्यूटन के जो 3 लॉज हैं, मान लीजिए वो हम चाहें तो उसको 10 मिनट में पढ़ा सकते हैं और रटवा सकते हैं बच्चों को, और चाहें तो उसके पीछे हम उसके कहानियां और उसके बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं रियल लाइफ के, जिससे कि बच्चे को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बच्चे के दिमाग में घुस जाएगा हमेशा के लिए।
और ये बात अमित जी मैं आपको यही बताना चाह रहा था, जब उसके दिमाग में हमेशा के लिए घुस जाएगा तो वो नंबर भी अच्छे लाएगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे कभी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें शरद जी, इसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा कि आप सिलेबस कंप्लीट भी ना कर सकें। हाँ, हाँ, इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको। तो मैं हमेशा यही समझाने की कोशिश करता हूँ सबको कि हमारे चारों तरफ साइंस है, विज्ञान हमारे चारों तरफ है, आसपास है। हम विज्ञान जब पढ़ते हैं तो हम कहीं बाहर किसी बहुत बड़ी लैब में जाके हम पढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, हमें कोई उसके फॉर्मूले रटने की कोशिश नहीं करना चाहिए। फॉर्मूला रटना या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना या किसी बड़ी लैब में जाके उसको एक्सपेरिमेंट करना, ये साइंस नहीं है। साइंस जो है वो हमारे आसपास के परिवेश में क्या हो रहा है वो साइंस है। मैं अगर मुंबई में रहता हूं तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, आप अगर किसी ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं तो वो आप अपने हिसाब से बताएंगे, लेकिन उसका मूल वही रहेगा कि हम अपने विज्ञान को अपने आसपास की चीजों से जोड़ें। तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरा, और ये इस पे हम आगे आने वाले दिनों में हम और चर्चा करेंगे, ये तो बहुत मैंने संक्षेप में बताया आपको। दूसरा ये है कि क्लास में कितने बच्चे होना चाहिए ना, ये थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, बहुत कठिन होगा ये, क्योंकि आपकी संस्था कितने बच्चों को एडमिशन देती है, आपकी संस्था के नियम क्या है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप क्लास को रुचिकर बनाएंगे तो एक बड़ी क्लास में भी बहुत बच्चे अच्छे ध्यान से सुनेंगे आपकी बात। और अगर आप विषय को रुचिकर नहीं बना पा रहे तो 10 बच्चे भी हैं अगर क्लास में, तो आधे उसमें खिड़की के बाहर देखेंगे, आधे कुछ और करने लगेंगे। तो क्लास बड़ी या छोटी होना तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन क्लास बड़ी या छोटी को बांधना ये एक अध्यापक बहुत अच्छे से कर सकता है या कर सकती है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर 100 बच्चे आ जाएं तो और मजा आएगा, खूब डिबेट होगी, खूब आपस में एक दूसरे को बोलेंगे नहीं तुम गलत हो, बोलेगा नहीं ये मास्टर ऐसा बोल रहे हैं, टीचर ऐसा बोल रहे हैं, ये सर ऐसा, मैंने तो ऐसा देखा था, और हल्ला होगा क्लास में और डिबेट होगी और मजा आएगा। मेरा मानना ये है पर्सनली। तो मेरे को, लेकिन कुछ चीजों में आपको जरूरत पड़ती है कि बच्चे को कुछ लिमिट होना चाहिए, क्योंकि आप उनको कॉपी करेक्ट करना है, आपको उनके असाइनमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है। लेकिन जहां तक पढ़ाई का सवाल है, जहां तक रुचिकर होने का सवाल है, वो मेरे ख्याल से खुद पे निर्भर करता है कि आप कितने बच्चों को संभाल सकते हो, उसमें कोई बाहरी लिमिट नहीं है। जब तक कि आपकी आवाज तेज हो, आखिरी बच्चे तक पहुंच जाए, बस इतना होना चाहिए। तो अमित जी और कुछ पूछे? मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगा। आप एक एक्सपेरिमेंट दिखा दीजिए, फिर उसके बाद और सवाल ले लेंगे। हाँ, आपको बहुत मजा आएगा। हाँ। तो मैं ये वाला अपना ऑन करता हूँ, कृष्ण भगवान को। अच्छा अमित जी, अभी ये दूसरा वाला जो इनका विंडो है ना, वो उस पे आप आ जाइए। हाँ, उस पे आ जाइए आप। एक सेकंड वेट यहाँ करते ये हैं। वाला। अमित जी आपको दिख वो रहा है? आप पिन। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये देखिए, एक आपने सबने कहानी सुनी है कि एक बार गोकुल में बहुत तेज बारिश होती है और पानी बढ़ता चला जाता है। सब गांव वाले परेशान थे कि भाई पानी बढ़ता चला जा रहा है, हमारे सब गांव वाले डूब जाएंगे, सब मवेशी पशु पक्षी डूब जाएंगे। तो कृष्ण जी आते हैं और कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं अपने उंगली पे और सब उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। और जिस नदी में पानी बढ़ता है उसका हमारा कथाओं में सब लिखा हुआ है कि वो पानी बढ़ता जाता है और जैसे ही कृष्ण जी के पैरों को छूता है पानी नीचे चला जाता है। ये सुना है आप लोगों ने कहानी? जी। तो ये ऐसे ही हमारे कृष्ण जी यहाँ पर भी हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। और अभी सब सामने नहीं है, थोड़ा मेरे को दिक्कत होगी दिखाने में, लेकिन मैं दिखाता हूँ। और ये मेरे पास दूसरा ग्लास है, इसमें पानी है और पानी इस ग्लास में मैं डालता जा रहा हूँ, ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है।
बढ़ता चला जा रहा है। अमित जी आप लोगों को दिख रहा है ना? देखिए, हाँ ठीक है। ये कृष्ण जी के पैरों को छुआ और ये नीचे उतरने लगा, ये नीचे उतरने लगा पानी। ये देखिए, ये पानी नीचे चला गया। कृष्ण जी को जैसे ही पैरों को छुआ पानी ने, पानी तो नीचे चला गया। और मैं आपको ग्लास पलट के दिखाऊंगा कि उसमें पानी है कि नहीं। पानी है, नीचे चला गया है? देखिए पानी, पानी पूरा चला गया। देखिए इतना सा बचा है बस। तो ये कैसे हुआ? अभी देखिए, मैं थोड़ा सा कृष्ण जी की प्रतिमा को बाहर निकालता हूँ और आपको ग्लास खोल के दिखाता हूँ। तो इसको आप या तो दो तरह से बता सकते हैं क्लास में। जो जादूगर होगा वो बोलेगा ये जादू है, जो विज्ञान का शिक्षक होगा वो बोलेगा ये विज्ञान है। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जादू टोने को मत मानो, अंधविश्वास को मत मानो। हाँ ये जरूरी है शरद जी, तो ये बताना जरूरी है कि जादू कोई नाम की कोई चीज होती नहीं है। जादू नाम की कोई चीज नहीं होती, या हर तो चीज वो साइंस होती है। हर चीज या तो साइंस है, हाँ, या फिर आंख का फेर है कि आपको आंख का चुपके भ्रम से है। कुछ हाँ कर दिया, आंख का भ्रम है वो। साइंस है या फिर आर्ट है। तो ये देखिए, ये सिंपल सा एक ग्लास है, एक ग्लास में एक जूस पीने की स्ट्रॉ लगी हुई है, ठीक है, देख रहे हैं? जी जी। हाँ, अब मैंने क्या किया, उस स्ट्रॉ को जहां से मोड़ने का निशान होता है वहां से मोड़ दिया और उसको ग्लास में डाल दिया, और ग्लास में छेद करके डाल दिया। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसको चिपका दिया। कोई भी ग्लू ले लीजिए, रबर ग्लू ले लीजिए, एमसील ले लीजिए, इवन आटा लेके चिपका दीजिए। आटा पानी से निकल जाएगा। तो आजकल तो बहुत अच्छे बाजार में मिलते हैं आपके चिपकाने के लिए चीजें। बस इतना सा है ये। अब देखिए, फिर से मैं दिखाता हूं आपको ये क्या हो रहा है। अभी आपको पीछे की कहानी पता चलेगी इसकी। तो जब मैं इसमें पानी डालता हूं, मान लीजिए आधा ग्लास भरा है, तो पानी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि अभी यहीं से निकल सकता है पानी, और उसका दूसरा छोर तो यहाँ पर है, तो ये निकल नहीं सकता है। अब मैं इसको भरता रहूंगा। अब देखिए, बिल्कुल मोड़ पे पहुंच गया है, हाँ, बिल्कुल मोड़ पे पहुंच गया, दिख रहा है आपको? और जैसे ही ये मोड़ के ऊपर जाएगा तो पानी गिरना शुरू हो जाएगा नीचे से। देखिए, ये देखिए नीचे से गिरने लगा, ये कम होना शुरू हो गया। ये कब तक कम होगा शरद? अब ये कब तक कम होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा राहुल जी आपने। ये जब तक कम होगा जब तक कि पानी का स्तर इसके दूसरे मुंह तक नहीं पहुंच जाता। राइट। ये देखिए, उस लेवल मैंने तक टेढ़ा कर दिया ग्लास जिससे कि सब निकल जाए, और ये पूरा पानी निकल गया। अब ये इसके स्तर के नीचे पहुंच गया, अब नहीं निकलेगा पानी क्योंकि उसमें जाने की जगह ही नहीं है। तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अब इससे हम क्या पढ़ा सकते हैं आपको? जो अब तो हम लोग पेट्रोल का इतना प्रॉब्लम नहीं है, और पानी का अगर प्रॉब्लम है, आपको एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में पानी लेना है तो आप नली लीजिए, एक छोर को डालिए उसके एक बाल्टी में, और ऐसे उसको मुंह से खींचिए हवा, और दूसरे में छोड़ दीजिए, तो एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में पानी आने लगेगा। करा है आपने कभी? या हम लोग जब हमारे समय में हमारी गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो जाता था तो दोस्त से बोलते थे, भाई है थोड़ा मेरे को पेट्रोल दे दे, तेरी टंकी में अगर है तो मैं घर तक पहुंच जाऊंगा या कॉलेज तक पहुंच जाऊंगा। शरद आपका म्यूट हो गया। और अपनी बोतल में डाल के अपनी टंकी में डाल के हम कॉलेज तक पहुंच जाते थे या घर पहुंच जाते थे। तो इसको अंग्रेजी में साइफन बोलते हैं। अब इसके पीछे कितनी चीजें आप बता सकते हैं? एयर प्रेशर, एयर का जो दबाव होता है उसके पूरा आप बता सकते हैं। अब बताइए, आपने किसने
आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जितने लोग हैं इस समय जिसने एक नली डाल के, एक स्ट्रॉ डाल के कोई जूस ना पिया हो। पिया है सबने? सबने पिया होगा। हम फ्रूटी पीते हैं, हम पेप्सी पीते हैं, हम सब पीते हैं। हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ डालते हैं और ऐसे मुंह में लगा के उसको खींचते हैं। मुंह में लगा के खींचने से क्या हो रहा है, ऐसा क्यों आ जाता है जूस अंदर से? क्योंकि जहां हम खींचते हैं वो तो हम यहाँ पर उसका हवा खींच रहे हैं, उसका दबाव कम कर रहे हैं, और बाहर दबाव जितना एटमॉस्फेयर में दबाव है वो उतना है, और हम खींच के अपने मुंह में ले लेते हैं उसको। तो ये देखिए सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था ये, आप सब बना सकते हैं इसको। और अमित जी, आपके जरिए मैं पूछना चाहता हूँ, जितने शिक्षक गण बैठे हैं वहां पर, कि किसी ने अपने साइफन देखा है? ये साइफन बोलते हैं हिंदी में, मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं। ये देखा है ऐसे पानी निकालने का तरीका, एक से दूसरे में नली के द्वारा? ये सिस्टम आपने देखा है कि एक में से दूसरे में? मैंने सबसे पहले देखा था जब मिट्टी का तेल मिलता था हम लोग के यहाँ, तो मिट्टी का तेल वाला जो बड़ा सा ड्रम रखता था और उसमें एक पाइप रखता था, ऐसा करके निकालते थे, और उसको पाइप को ऐसे पहले हिलाता था और उसके बाद नीचे छोटा बर्तन में उसको मुंह बंद करके उसका पाइप को ऐसे हिलाने के बाद वो पाइप का नीचे का जो सिरा होता है उसको बंद करके अंगूठे से हिलाने के बाद उसको तुरंत ले आके नीचे वाले बर्तन में रखता था, और उसमें मिट्टी का तेल बहुत तेजी से आके भर जाता था। या आपका जैसे टुल्लू पंप होता है, टुल्लू पंप का जो पानी खींचने का जो सिरा होता है, उसमें आप पहले पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद फिर उसको टंकी में डाल देते हैं और तब उसमें से पानी आना शुरू हो जाता है। अगर आप टुल्लू पंप के जो जहां से पानी खींचता है उस नली में अगर आप पानी ना भरें ऊपर तक, तो पानी नहीं खींचेगा उसमें से, है ना? बहुत से किसानों को भी हमने देखा है कि जो जनरेटर इंजन से जो है पानी उठाते हैं किसी तालाब किसी नाले से, तो वो भी पहले उसका जो सेक्शन पाइप होता है उसमें पूरा पानी भरते हैं। तो इसमें अमित जी हम देखिए क्या हुआ। अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ बोलचाल करके एक पूरा विषय को समझने की कोशिश करी, और उससे आपने कितने सारे उदाहरण दिए, मैंने उदाहरण दिए, आपने उदाहरण दिए, और इस तरह से और भी लोग बैठे हैं। अगर हम उनसे भी बातचीत करें तो वो अपने अपने जो उन्होंने देखा हुआ है वो उस तरह से उदाहरण दे सकते हैं, और हम इससे समझ सकते हैं और चीजें। इस तरह से हम विषय को रुचिकर बना सकते हैं। अब देखिए एक और मैं आपको दिखाता हूँ, और ये कृष्ण जी वाली तो कहानी थी, आप चाहें तो उसको और कुछ बना लें। मैंने क्या किया, मैंने कुछ बच्चों को बताया कि भाई मेरे पास एक ऐसा ग्लास है, मैंने ग्लास को पहले यहाँ तक भर दिया, मैंने ग्लास को पहले यहाँ तक भर दिया और उसको छुपा दिया ऐसे हाथ से, और मैंने इसे कहा, मैंने इसमें मैं सिर्फ 4 ml पानी डालूंगा और मेरे पास 25 ml पानी निकलेगा, ये जादू का ग्लास है। बोले तुम्हें खरीदना है 10-10 रुपए में? कुछ लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा देखो ये साइंस की क्लास है, इसमें कोई जादू की चीज नहीं है। अगर तुमने हाथ उठाया तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, अगर तुम बोलते हैं कि सर मेरे को सिखाइए ये कैसे बनाना है, तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। देखा होगा, सबने देखा है चुंबक? जी जी, चुंबक, हाँ। चुंबक देखा है लोहे का? किसने नहीं देखा चुंबक? हाथ उठाए। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ऐसा कोई होगा जिसने चुंबक देखा नहीं होगा आज तक। सबने देखा होगा। क्यों अमित जी, आपकी टीम में सबने देखा है? सब लोगों ने देखा है। सबने देखा है, सब लोगों ने देखा है। अब चुंबक में क्या होता है कि एक ध्रुव होते हैं, उसके दोनों सिरों पे नॉर्थ और नॉर्थ दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। अगर नॉर्थ और साउथ है तो दोनों चिपकते हैं आपस में, ऐसा होता है ना? हाँ होता है ऐसा? हाँ होता है। बहुत बढ़िया, अब आपकी आवाज सुनाई दी। आप बहुत अच्छी शिक्षिका होंगी, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है मेरे पास। आप लोग बोलते रहिए। हाँ, तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा देखिए बनाया है, ये देखिए, एक उसको थोड़ा ये देखिए एक पेंसिल है, ये देखिए खड़ी हुई है। पहले मैं एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ, उसके बाद आप
उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जरा पंखा तेज करता हूँ, मेरे कमरे का पंखा तेज करता हूँ। अब ये देखिए क्या होगा, मैंने पंखा तेज किया, ये देखिए घूम रहा है, जी देखिए कितनी तेजी से घूम रहा बहुत है। तेज घूम रहा है। वो पंखा ज्यादा ही तेज हो गया, वो गिर पड़ा बेचारा। घूम रहा है ये। हाँ हाँ। हाँ, अब ये देखिए, ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, मैंने घर पे बनाया है इसको, और इसमें देखिए क्या क्या है, आप कैसे बना सकते हैं। इसमें हमें पता है कि जो चुंबक में एक से अगर पोल है, एक से ध्रुव है, अगर नॉर्थ नॉर्थ है, साउथ साउथ है, तो एक दूसरे को दूर भेजेंगे। ठीक है ना, सही है। जी जी। हाँ, तो मैंने क्या किया है, इसमें 6 चुंबक लगाए, 6 लगाए, और सबका जो नॉर्थ है वो यहाँ पर है, नॉर्थ जो है वो सेंटर की तरफ है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ है। और इसमें मैंने पेंसिल में एक चुंबक लगाया है जिसका जो नॉर्थ है वो भी बाहर की तरफ है। तो जब मैं ये पेंसिल को खड़ा करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, तो खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी हो जाती है पेंसिल? क्योंकि जो उसके चुंबक लगाए बीच में, उसको सब तरफ से धक्का मिल रहा है, 6 मिलके उसको धक्का दे रहे हैं सब तरफ से, तो बेचारी पेंसिल कहीं गिरी नहीं पाती। कैसे गिरेगी? कैसे गिरेगी? तो उधर वाला उसको धक्का देके खड़ा कर देगा, उधर से फोर्स बैलेंस हो जा रहा है हर खड़ा कर तरफ। देगा। तो हर तरफ से उसका जो बल लग रहा है, चुंबकीय बल लग रहा है, वो उसको खड़ा करके रखा है उसको। ठीक है, अब पेंसिल खड़ी हो गई। अब खड़ी हो गई, अब इसमें अब दूसरा प्रिंसिपल हम बताते हैं। अब देखिए हमने नीचे क्या किया उसके, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, हमने नीचे एक सिक्का लगा दिया 1 रुपए का, जिससे कि ये जो यहाँ पर इसमें धस ना जाए, इसकी नुकीली जो सुई है, इसकी जो नोक है वो धस ना जाए, वो लगा दिया। और ऊपर हम कागज को काट के, कहाँ गया, एक बना दी, मिलती है मेलों में, मेले में मिलती है ना, बच्चे लेके दौड़ते हैं, उसको घूमती रहती है वो, सबने देखी होगी, सबने खेला होगा बचपन में। हाँ जी, एकदम आती है बनाना? किसको आती है बनाना बताइए? तिरकनी बनाना? हाँ मैडम, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा कि एक ही हाथ उठा। वो उड़ाने वाला बनाना, हम लोग बचपन में पत्ते का बनाते थे सर, आम के पत्ते का बना लेते थे हम लोग। हाँ, कई चीजों से बन सकता है, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वो कितने आराम से बन सकता है। वो एक चौको और कागज काटिए, उसको ऐसे क्रॉस करिए बीच में, उसको आधा आधा काटिए, मोड़िए, पिन लगाइए, डंडी में फंसाइए, बन गई। 2 मिनट में बनता है, 2 मिनट में। मैंने थोड़ा अलग तरीके का बनाया, कागज और उसको मोड़ दिया, अब यहाँ खड़ा कर दिया, और उसके बाद जब ऊपर से जोर से हवा आई, अभी मैंने पंखा बंद कर दिया है, जब जोर से हवा आई तो ये चलने लगा। इससे और कौन सा प्रिंसिपल बनता है बताइए? इससे और कौन सा, ये हमने क्या बताया? हवा से जब ये घूम रहा है तो क्या बताया हमने? बताइए बताइए, अपने आप, ये हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बताइए कहाँ पर देखा है ये? आप सबने देखा होगा कहीं ना कहीं, अब सुना होगा या पढ़ा होगा। तो ये आपने देखा, विंड मिल देखी है? विंड मिल,
हवा से जो हम बिजली बनाते हैं, बड़े लंबे लंबे लगे रहते हैं, बड़े पंखे रहते हैं उसके, खूब बड़े बड़े पंख लगे रहते हैं। कई कई जगहों पे हवा से जो बिजली बनती है, पवन चक्की बोलते हैं उसको। विद्या बोल रही हैं। तो हवा आती है, तेजी से हवा आती है, उससे पवन चक्की घूमती है, और घूमने से फिर वहां पर जनरेटर लगे रहते हैं, उससे बिजली पैदा होती है। आजकल बहुत जोर है ना कि हम इस तरह से बिजली पैदा करें जिसमें कि कोयला खर्च ना हो, जिससे कि हमारे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी अभी बहुत सारा वो हुआ था ना, बड़ी सभा हुई थी इंग्लैंड में, बहुत सारे देश गए थे, मोदी जी भी गए थे, वहां पर बातचीत हुई कि दुनिया में टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि हम सब कोयला जला के बिजली पैदा कर रहे हैं। तो हम पवन चक्की से करते हैं। और अगर इसका उल्टा लें माने हम ये घुमा रहे हैं तो हवा आएगी। अभी हवा से ये घूम रहा है, इसको घुमाएंगे तो हवा आएगी। तो वो कौन सा प्रिंसिपल है बताइए? पंखे का। सही बात है ना। आपका जो पंखा है वो क्या है? यही है ना, ऐसे ही है ना, ब्लेड रहते हैं ना उसके, टेढ़े टेढ़े ब्लेड रहते हैं ना, टेढ़े टेढ़े ब्लेड रहते हैं ना। जब ये जोर से घूमेगा तो हवा फेंकेगा और हमें हवा मिलेगी। और बताइए और क्या प्रिंसिपल होगा इसका? हवाई जहाज का पंखा सामने ऐसे ही लगा रहता है, जब जोर से घूमता है सामने से हवा लेके पीछे फेंकता है, और न्यूटन के लॉ के हिसाब से हवाई जहाज आगे बढ़ता है ना। विद्या जी बता रही है कोपा 26 के नाम से था वो, स्कॉटलैंड में, COP 26। और ये टरबाइन इसका नाम होता है। ये टरबाइन किससे घूमता है? या तो पानी से भी घूम सकता है, जहां बांध बनाते हैं वहां पानी से भी घूम सकता है। हम हवा से घुमा रहे हैं तो उससे बिजली पैदा हो सकती है। ठीक है। अच्छा शरद जी, मेरा एक थोड़ा सा सवाल था, शायद हाँ, और लोगों के मन में भी हो, कि ये आपने थोड़ा सा इसको इनिशियल घुमाया फिर वो घूमने लगा अपने आप? नहीं, अपने आप घूमता है, अपने आप घूमता है। उसमें मैग्नेट्स का क्या रोल है फिर? मैग्नेट्स का रोल सिर्फ खड़ा रखने का है। अच्छा। और पंखे का रोल उसको घुमाने का है। ओके ओके, समझ गया। ठीक है। अच्छा, मैं अब मेरा क्योंकि समय समाप्त होने वाला है, 10 मिनट रह गए हैं, 8 मिनट रह गए हैं। एक और मैं चीजें हमेशा बच्चों को बताता हूँ अमित जी, और सभी शिक्षकों को बताना चाह रहा हूँ कि घर में जो पुरानी चीजें होती हैं, जो खासकर जो खिलौने होते हैं बच्चों के, उसको कभी फेंके नहीं। उससे आपको और कोई भी चीज ना फेंके, बच्चों के खिलौने और जो आपकी टूटी फूटी चीजें होती हैं, उससे बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे मैं किसी अपने पड़ोसियों के घर में गया, वहां पर उनके पास एक पुरानी कार थी बैटरी से चलने वाली, और वो खराब हो गई थी, उसमें जंग लग गई थी। तो वो पड़ी हुई थी ऐसे ही कबाड़ खाने में। तो मैंने बच्चों से पूछा क्या करने वाले? बोले अंकल इसको फेंको। मैंने कहा फेंको नहीं बेटा, इसको रख लो, इसको अपन तोड़ेंगे एक दिन, लेके आना। तो हमारे घर पे लेके आए वो, तो उसको तोड़ा हमने, उसको उसमें से निकली मोटर। ठीक है ना, गाड़ियों में मोटर रहती है ना, बैटरी वाली गाड़ी में, उसमें से निकली मोटर। हमने मोटर निकाल ली। फिर हमने ऐसे ही एक काटा, एक पेपर को काटा, एक छोटे से सर्कल में काटा हमने एक पेपर को, उसके 7 भाग किए, 7 भाग करके उसको 7 रंग से कलर किया, है ना। जो इंद्रधनुष का कलर होता है ना 7, सब मालूम है आपको, सब शिक्षकों को मालूम होगा। पेंसिल से कलर किया उसको 7 भाग में, और 7 भाग में आप उसको कैसे बताएंगे? बताइए 7 भाग में कैसे उसको विभाजित करेंगे बराबर? बताइए बच्चों को कैसे बताएंगे? हमारे पास ये क्या है? ये क्या है? एंगल बनाने का है ये। 360 डिग्री होती है। आप बच्चों को बताइए कि 360 डिग्री को आप भाग दीजिए 7 से, जितने का कोण बनेगा उसका कोण बना के आप 7 भाग में उसको विभाजित कर दीजिए। उसके बाद उसमें रंग करिए, उसमें छोटा सा छेद करके मोटर में लगाइए। जब मोटर में लगाएंगे
तो आप उसको घुमाइए मोटर को, तो 7 जो कलर हैं वो क्या बन जाएंगे बताइए? कैसा दिखेगा आपको वो चक्री, कैसी दिखेगी घूमते समय? बताइए, कोई भी बताइए। सफेद। सफेद दिखेगी। श्वेत। हाँ, शिक्षक आप सब जो अध्यापक बैठे हैं बताइए। अब वो क्यों दिखेगी सफेद, उसके पीछे भी बहुत सारा हम पढ़ सकते हैं। पहले तो ये है कि हम लोग को ये बताया जाता है कि 7 रंग से सफेद हो जाता है। 7 रंग जब मिलते हैं सफेद होते हैं, तो सफेद बनता है उससे। और 7 रंग को हम विभाजित करें अगर, मतलब सफेद को अगर हम विभाजित करें तो 7 रंग बनते हैं। तो हर किताब में दिखाया जाता है कि आप उसको, आपके पास एक क्या होना चाहिए, प्रिज्म होना चाहिए। प्रिज्म, हाँ। प्रिज्म को हिंदी में मेरे को मालूम नहीं अमित जी की क्या बोलते हैं। आपके पास प्रिज्म होना चाहिए। अब प्रिज्म सबके पास होता नहीं है, तो क्या हम 7 रंग नहीं देख पाएंगे क्या? तो आप उसका सिंपल सा करिए। अभी मैं अंदर कमरे में बैठा हूँ, नहीं तो आपको वो भी दिखाता। आपको कुछ नहीं करना। प्रिज्म को शायद त्रिकोणी या चश्मा कुछ कहते हैं, हमारे पिताजी कुछ ऐसे बोलते थे। त्रिकोणी चश्मा। चश्मा तो फिर नहीं होगा। मतलब वो तो ग्लास है ना वो पूरा, हाँ वो ग्लास है ना, तो आप त्रिकोणी। उसको हाँ। क्या करिए, एक छोटे से बोल में, एक छोटे से कटोरी में पानी ले लीजिए, और एक छोटा सा मिरर आता है ना, जो छोटे छोटे मिरर आते हैं, बहुत छोटा सा उसका टुकड़ा, उसको कटोरी में ऐसे ऐसे टेढ़ा करके ऐसे डाल दीजिए, बस रख दीजिए उसको, और उसको आप धूप में रख दीजिए। अब क्या होगा, ये पानी है की सतह है, तो एक सतह ये हो गई, एक सतह जो ये हो गई ये वाली, और जब पानी, जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी और उससे रिफ्लेक्ट होगी, तो आपको कहीं दीवार पे 7 रंग दिख जाएंगे। आपको प्रिज्म की कोई जरूरत नहीं, आपके घर बैठे आपका प्रिज्म बन गया। तो अमित जी मैं यही बताना चाह रहा था कि देखिए मैंने जितनी चीजें बताई आपको, हाँ ये देखिए ये प्रिज्म से हुआ है, ये शायद कौन दिखा रहे हैं मुझे पता नहीं, क्षितिज दिखा रहे हैं, ये प्रिज्म से बना। लेकिन ये क्षितिज, ये बड़ी महंगी चीज है, ये सबको मिल नहीं सकती। और मैं आपको उसकी फोटो भेजूंगा अमित जी, मैं आपको उसकी फोटो भेजूंगा कि उससे कैसे दिखता है। अभी मैं अंदर कमरे में बंद हूँ और ये सब इतना तामझाम लेके मैं बाहर नहीं जा सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि देखिए कितने जल्दी से हम 7 रंग देख सकते हैं। फिर एक बहुत ही, मैं आखिरी में बस खत्म करने जा रहा हूँ, मेरे को बड़ी दिलचस्पी इन सब चीजों में, तो मैं चलता चला जाऊंगा अगर मेरे को रोका नहीं जाएगा तो सबको बताया जाता है कि ये जो आपका ये क्या है बताइए, देख पा रहे हैं? ये इसको तो मैं बंद कर देता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, इसको तो मैंने बंद कर दिया। और अब मैं इसी पे हूँ, दूसरे वाले पे। ये दिख रहा है आपको? शरद जी का जो स्क्रीन है यहाँ, अमित जी देख पा रहे हैं मुझे? अभी रुक जाइए, वो सेट कर रहे हैं। हो गया? हाँ हाँ। अमित जी ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये मेरे हाथ में क्या है? लेंस है ना? लेंस। अब ये कौन सा लेंस है क्या है हम इसमें नहीं जाएंगे, अदरवाइज हम पूरा फिर एक कहानी शुरू हो जाएगी वहां पर। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि इसका एक फोकस होता है, एक बिंदु होता है। अगर यहाँ से हम लाइट डालें तो एक बिंदु पे जाके सब लाइट मिल जाएगी, लेकिन वो किसी ने देखी नहीं होती। हमें यही पढ़ा जाता है कि लाइन ऐसे बनाओ, ऐसे उसको मोड़ो, सारी लाइनें आके वहां मिल जाएंगी, वो फोकल पॉइंट है, वो सब रट लेते हैं, सब बच्चे रट लेंगे उसको। लेकिन हमें देखना है वो फोकल पॉइंट, कैसे देखें? तो मैंने बहुत सोचा, जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैंने बहुत सोचा दिखेगा कैसे। हमने कुछ नहीं करा, हमने उसको ऐसे रखा धूप में, खिड़की से धूप आ रही थी, यहाँ कहीं फोकल पॉइंट था, हमें दिख रहा नहीं था वो। तो हमने क्या किया, वो टेल्कम पाउडर का हमने वो लिया, जो आपका जो पाउडर लगाने का होता है ना, डब्बी होती है, उसको फुस फुस किया, बहुत सारा पाउडर उसमें से निकला। जैसे ही पाउडर निकला हमें सारी किरणें दिखने लगी और फोकल पॉइंट दिख गया हमें। आप करके देखिए, बहुत मजा आएगा करने में। और उसकी मैंने तस्वीर भी खींची अपनी बेटी के साथ।
पीछे बेटी बैठी और वहां पर फोकस दिख रहा है। अब रटने की कोई जरूरत नहीं कि जब उससे तो धूल उड़ेगी, डस्ट उड़ेगी तो उसमें धूल किरणें उड़ती है। दिखेंगी। जब धूल उड़ती है तो कहीं से अगर मान लीजिए आपके कोई रोशनदान है जहां से आपकी किरणें आ रही हैं सूरज की, जब धूल उड़ती है तो कैसी सीधी दिखती है, वो दिखती है ना, दिखेगी। सब घरों में दिखेगी रोशन, कहीं से एक छत में से, कहीं छेद में से, कहीं कवेलू में से, छत कहीं से एक अगर रोशनी आ रही है सूरज की तो सीधी दिखती है वो। वहीं पर आप लेंस लगा दीजिए और वो फुस करिए उसको, पाउडर को, आपको आपका फोकस दिखने लगेगा। सही है। हाँ, चलिए मैंने बहुत समय ले लिया आपका और नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, तो मैं 5 बस यही मिनट बताना चाह रहा था। हाँ, देखिए अमित जी बोलिए। और शिक्षक जितने अध्यापक गण बैठे हैं, मेरा मानना यह है कि आप आसपास की चीजों में ढूंढे विज्ञान, बहुत मजा आएगा। और विज्ञान का मजा तभी है जब बच्चे बोले अरे सर, अरे मैडम आज तो मजा आ गया, और घर जाके वो बोले कि आप मेरे को ये करना है, ये करना है। जब मैं बच्चों को बताता हूँ तो उनके पेरेंट्स जाके बोलते हैं अरे वो घर पे बैठ के पता नहीं क्या करते रहे, वो सब चीजें ले आते हैं, करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है मुझे जब बच्चे जाके अपने माता पिता को परेशान करते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। वही विज्ञान सीखने का सही मजा है। और बाकी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, नंबर अपने आप आ जाएंगे, न्यूटन लॉ अपने आप समझ में आ जाएगा, उस पे जो प्रॉब्लम्स दी होंगे अपने आप सॉल्व होने लगेगी, अगर बस इतना करना है। सही बात है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। अच्छा अमित जी, 5 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं रमेश जी का सेशन शुरू करने के पहले। जो भी आप लोगों के सवाल हो आपकी टीम के, बेहिचक आप लोग पूछिए। ये तो एक शुरुआती सेशन था शरद जी का। ठीक है, किसी का सवाल हो तो आप लोग हाँ, आगे आके बात करेंगे तो सुनने में आएगा। किसी का सवाल है कोई? इतनी बढ़िया मुझे लग रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उसको करके पढ़ाने का जो तरीका आपने बताया वो बहुत ही बढ़िया है। और हम लोग एक एक चीजें शुरू करेंगे तभी कुछ जो है रिजल्ट आएगा। और मैंने पूछा है साथियों का, किसी का कोई सवाल नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं। तो इसमें ना अमित जी, इनका शरद जी के कुछ वीडियोस भी हैं, ये बॉम्बे में स्कूल में बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। जी। हाँ, बड़े इंटरेस्टिंग है। तो मुख्य देखिए मैंने एक स्पीकर मेरा कुछ टूट गया था, तो वो मैंने उसमें से स्पीकर तोड़ के निकाल लिया। इससे भी मैं एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, अभी दिखा नहीं पाऊंगा अगली बार। और इतनी सारी चीजें हैं। मैं तो जब भी बाजार जाता हूँ तो मेरे को कुछ चीज दिख जाती है साइंस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मैं उसको खरीद के ले आता हूँ और मेरे को घर में डांट पड़ती रहती है कि कचरा इकट्ठा करते हो। नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए अमित जी जो ये कह रहे हैं, आपके जो साइंस के टीचर्स हैं ना, जो लोग भी साइंस पढ़ाते हैं, तो शरद जी की बात से ये बहुत क्लियर है कि आसपास की चीजों से ही हम लैब बना सकते हैं। आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल खर्चा करने की। जितनी मैंने आपको चीजें दिखाई वो अभी जैसे मैं बताता हूँ, अभी मेरे घर में कुछ रिपेयर का काम हुआ तो हमारी अलमारियों में वो दरवाजा जिससे अच्छे से बंद हो जाए तो मैग्नेट लगे रहते हैं। तो जितने उसने वो टूटे हुए रिप्लेस करे, मैंने सबको निकाल लिया, उसको हथौड़े से मार के तोड़ा, उसके अंदर एक एक मैग्नेट निकल आया। मेरे पास कम से कम 15 मैग्नेट इकट्ठे हो गए। मैं बाजार से क्यों खरीदूं मैग्नेट, मेरे घर पे मैग्नेट रखे हुए हैं। अब उससे एक्सपेरिमेंट बनाऊंगा मैं। और अगर खरीदना भी है तो सस्ते में ही मिल जाएगा मार्केट में। सस्ते मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं आजकल तो। हमारे टाइम तो अमेज़न नहीं था, अभी देखिए अमेज़न पे सब मिल जाता है, सब मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पे सब मिल जाता है। तो इसमें अमित जी एक सवाल सब टीचर के दिमाग में होगा, मेरे दिमाग में भी है कि अगर मैं साइंस पढ़ाऊं इस तरह से बच्चों को, तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स कैसे बनाऊं। शरद जी ने तो बहुत सोचा है, उसमें काफी उसमें वो काम किया है। तो ऐसे में हम शरद जी जैसे जो एक्सपर्ट हैं इनकी हेल्प ले सकते हैं, शुरुआत वहां से कर सकते हैं, उसके बाद फिर शायद नए एक्सपेरिमेंट्स हम अपने आप भी बना सकें। हाँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी बोलिए मैडम, बोलिए। सर यह पूछ रहे हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट ही दिखाएंगे तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मैडम। एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे तो सिलेबस कैसे खत्म होगा।
तो मैं ये चैलेंज लेता हूँ आपके उस पे, आप मेरे को बताइए कि एक कोई भी विषय मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको लगेगा नहीं। तो हम एक क्या कर सकते हैं, हम एक मॉक क्लास कर सकते हैं। आपका कोई विषय खत्म करने में मान लीजिए आपको 4 घंटे की जरूरत है या 4 पीरियड की जरूरत है, आप वो विषय मुझे दे दीजिए, आप छात्र बन जाइए, मैं शिक्षक बन जाऊंगा, और मैं आपको 4 पीरियड्स में या 4 घंटे में जितने भी आपका समय उसके लिए नियत किया गया है, अलॉटेड है आपके लिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको पढ़ा के बताऊंगा। क्योंकि मैं आपको बोलता रहूं कि हो जाएगा और आपके मन में अगर रहे कि नहीं होएगा, तो हमारी तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी ना कभी। और जब तक मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा आप मानेंगे नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप तो हम लोग ऐसा करेंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप कौन सा विषय चूज करना चाहते हैं। ठीक है मैडम, आप विषय चूज कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बस मैं उतने समय में पढ़ा दूंगा। और सब पढ़ाएंगे हम उसमें, जो आपका किताबों में लिखा हुआ है वो भी पढ़ाएंगे हम, उसके एग्जाम्पल जो सॉल्व करते हैं वो भी सॉल्व करेंगे, सारी चीजें। अगर फॉर्मूला है कोई उसके बारे में बताना है तो वो भी बताएंगे, और अगर फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो भी करेंगे। मतलब एक्सपेरिमेंट थ्योरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग सब बिल्कुल सही है मैडम, कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट दिखा के तो हमने जोश पैदा कर दिया, लेकिन मैंने आपको सबसे पहली चीज मैंने भी यही कही कि नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिजिक्स में तो क्या होगा, फिर बच्चे को नंबर नहीं आएंगे। ये नहीं कर सकता मेरे को बहुत मजा आया लेकिन मेरे को नंबर मिले 10-50 में से। आपका कहना बिल्कुल सही है। तो जब तक कि हम करेंगे नहीं ना, हम लोग ऐसा प्लान कर लेंगे शरद जी। हम ये कर सकते हैं आगे 1 महीने 2 महीने में कभी भी हम लोग करेंगे। जब भी राहुल जी इसका एकदम कर सकते हैं, हम लोग शेड्यूल करेंगे। So Sharad ji, Yukta is asking a doubt. Yeah. Sorry. So she is asking, I have a doubt, even though Earth is a big magnet, why small magnets North Pole and will still orient toward the North Pole of Earth? Okay. So what तो नाम दे दिया गया है, अर्थ के पोल का नाम उसी पे दे दिया गया है। तो जिस तरफ नॉर्थ पॉइंट करे। It is when we say north and south, it is not magnetic north and south of the Earth. Yeah. So Earth is first of all, Yukta ji, we will debate one day as to why Earth is a magnet, because such similar magnetism does not exist on Moon. Why it exists only on Earth? So what is it that causes magnetism of the Earth? We will debate that first, and then the North Pole seeks the geographical north, which is geographical north of the Earth, not the magnetic north. Yeah. विस्तार से हम युक्ता we will do that sometime. मतलब जहाँ आपके मैग्नेट का नॉर्थ पोल पॉइंट करे उसको नॉर्थ अर्थ का नॉर्थ पोल बोल देते हैं। आपने जो लिखा है डॉक्टर लता, you are right. Core is made up of फेरस से। और शिफ्ट भी होती है। मोल्टन कोर है हमारा और उसमें फेरस मटेरियल घूम रहे हैं, which are akin to current, और वो करंट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दे रहा है। और अर्थ जो मून का जो कोर है वो मोल्टन नहीं है, इसलिए वहाँ मैग्नेटिज्म। और इसमें शरद जी अपना मैग्नेटिक पोल स्विच भी करते हैं, नहीं समय पर कई हजारों सालों में वो स्विच भी करते हैं। और उसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है कि क्यों स्विच करते हैं। और वो उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें जो क्लियर नहीं है शायद अभी साइंटिस्ट को, क्लियर नहीं है, कुछ डाउट्स हैं। Anyway, बहुत हम आगे पहुंच गए। तो चलिए, तो अमित जी अभी आगे बढ़े अगले सेशन में। अच्छा, आप लोगों का थोड़ा स्क्रीन फ्रीज हो गया है। रमेश, इनका कैन यू सी देम? They are frozen. Frozen, हाँ। Yeah. एक सेकंड, लेट मी सॉर्ट दैट आउट। अमित जी, आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है, थोड़ा सा आप देखेंगे? राहुल जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरा चला जाऊं, थोड़ा सा काम था मुझे। हाँ, ठीक है। एकदम। ओके, लेकिन हम रमेश जी की स्लाइड्स आपको भेज देंगे, तो उनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, तो आई एम श्योर यू विल एंजॉय देम लेटर। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी देर और रहता हूँ।
Sharad, if you have 5 minutes, हाँ 10 I'm मिनट going आप to I'm going to start with a magic. Oh, sure, sure. great. That's good. And Uh-huh. then debunk the magic. Start with the magic and then debunk it. Yeah, I thought I will add a bit to what Sharad Yeah. was saying. Yeah. But Yeah. take them down the wrong path and then come. Yeah. But they can't Ramesh, hear you. just wait. Let them rejoin. I think there's some connectivity issue. हाँ, आ रहे हैं वो लोग. शरद, आपने बहुत अच्छे सोच के It's beautiful, yeah. It's so beautiful. Yeah, I wish I had a teacher like him. Same here. Yeah, Lata, isn't it? Yeah. My Yeah. physics is bonkers. My mathematics is bonkers. Lata, if you and I had teacher like Sharad, then we would have been scientists. Probably, sir. Probably, sir. Yeah. I echo exactly what Lata is saying. Yeah. अच्छा, And अमित जी there अभी are two movies which I would like to talk about. Rough Book. Rough Book, it was not a huge hit or anything, but then, you know, they very, very clearly state the struggles of the +2 and +1 students who write the exams, CBSE exams, and they don't fare well in it. Whereas in the NEET, the entrance exams, they score better because they analyze the concepts in physics and, you know, get through. Yeah. And there's another movie also, Three Idiots. Towards the end of the movie, they show Amir Khan is running a school, you know, where all the concepts are taught and children are learning. Oh, that is, you know, I feel that, you know, maybe if it was like that for me, I would have, you know, been able to do things something better, else today. you know. Yeah. You know, He's an actual guy, you know, Lata. Wangchuk or something is his name. Wangchuk, no? Yeah. He's an actual person. He's somewhere near Lake. We can actually go and see that place. Yeah, we have to. Yeah. We have It's to, Sonam yeah. Wangchuk. Yeah. Sonam Wangchuk. Yeah, something like that. अमित जी, आप तैयार हैं? जी जी एक मिनट, सबको आ जाने दीजिए. अमित जी, सब लोग दिख नहीं रहे हैं. थोड़ा कैमरा ऐसे लगाइए अमित जी कि सब. अमित जी, थोड़ा कैमरा ऐसे करें कि सब लोग दिखाएं तो अच्छा रहेगा. बस कर रहे हैं भैया. हाँ, कर लीजिए. सीमा को बहुत प्यास लग गई. हाँ, तो सबके आप पानी चाय मंगा लीजिए सबके लिए वहीं पे. सीमा जी आ गई? हाँ सर जी. अच्छा, वो जो बोल रही थी, सवाल पूछ रही थी, वो सीमा ही थी क्या? हाँ सर जी. अच्छा, ओके. ठीक है, अभी सब लोग दिख रहे हैं. अमित जी, अभी जो है रमेश भैया जो है वो अपना सेशन शुरू करेंगे. अभी तक साइंस हो रहा था, अब गणित पे आ जाते हैं. रमेश, इट इज ऑल योर्स. और मैं ट्रांसलेट करता रहूंगा. Yeah, thank you. So, thank you, Sharad. Beautiful session, amazing session. मैं सबसे पहला शरद जी ने बता रहे थे कि क्या magic. What is the word for magic? I don't know. जादू. हाँ, जादू नहीं है. एक जादू दिखाने वाला हूँ मैं. न्यूटन्स you know, gravity, force of gravity. ये देखिए, दिखाई दे रहा है क्या आपको? सीजर. ओके, इसको छोड़ूंगा तो गिर जाएगा. करेक्ट? गिरा कि नहीं? हाँ, गिरा ना. अभी देखो. हाथ पे चिपका हुआ है. शरद जी बोल रहे थे कि जादू नहीं है. आप बताइए कैसा जादू नहीं है. ओके, क्लास के लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या किया मैंने. जादू नहीं है ये साइंस भी नहीं है. पर रमेश कुछ गेस करें हम लोग. कुछ गेस करना चाहेगा कोई? रमेश. हाँ, लीला बताइए. ओके, लीला गो. You had put your this finger inside that. Hold it. एक हाथ से, एक उंगली से. Yeah. Okay, now see the back of this. Anyway, let's start. Okay. ये ना जादू था ना साइंस थी. मजा था ये. That was just an icebreaker. Good. Okay, Sharad. So we'll see you later, Sharad. I'll share the slides in the group. You carry on. I just wanted to, Thanks. Yeah. Thank you. So let me share my slides. अच्छा, रमेश जी की स्लाइड में अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो आप लोग हिंदी वाला पढ़िएगा. Okay.
सो अभी जाके हम एक बच्चे से पूछेंगे तो गणित बोलेंगे तो क्या लगता है आपको, बच्चा क्या कहेगा? गणित भी आप बच्चे से बात करते हैं गणित की, तो बच्चा क्या क्या उसको समझ में आता है कि किसके बारे में बात हो रही है? हाँ, गणित का जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं तो बच्चे के दिमाग में आता है कि पहले हमको गिनती सीखना है और पहाड़े सीखना है, जोड़ सीखना है, घटाने। आसान वाला सब्जेक्ट है कि वो बहुत आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। अच्छा, वो आसान और मुश्किल, तो बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल लगता है कि गणित है, थोड़ा मुश्किल ही लगता है ना। अभी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आज 2 एग्जाम्पल लूंगा मैंने, ओके। एक तो प्राइम नंबर के बारे में, दूसरा अलजेब्रा में एक सेक्शन लूंगा, एक छोटा सा सेक्शन अलजेब्रा में। मेरा ये कहना है कि मैथ इज ब्यूटीफुल, गणित सुंदर है, ओके। दूसरा चीज, मैथ इज क्रिएटिव, मैथमेटिक्स रचनात्मक है। और मैथमेटिक्स मजेदार है। बच्चे से पूछेंगे तो ये कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, वो मुश्किल है, बोर होता है, इतना सारा नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब करना है। वही बोलेंगे कि गणित के बारे में क्या है पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि गणित में कैलकुलेशन करना है, बार बार बड़े बड़े कैलकुलेशन करना है, वही बोलते रहेंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि मैथ मजेदार है, मैथमेटिक्स सुंदर है, मैथमेटिक्स रचनात्मक है। वो कभी नहीं बोलेंगे बच्चों ने। अभी मैं 2 एग्जाम्पल लेने वाला हूं। एक तो प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य नंबर कोई मैथ टीचर है उधर? हाँ, कई लोग होंगे। प्राइम नंबर तो मालूम है हाँ, ना? प्राइम नंबर क्या है? अमित जी आप बोलिए, प्राइम नंबर क्या होता है? जो अभाज्य संख्या की बात आप कर रहे हैं, हाँ जी, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ओके। वो प्राइम नंबर नहीं होता है, वो अभाज्य नंबर नहीं होता है। वो तो ऑड नंबर हो गया अमित जी, जिसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर पाते। जो संख्या 1 से या स्वयं से कटे, हाँ, वो अभाज्य संख्या होती है। हाँ, 1 से या खुद से डिवाइड हो, बस। हाँ, ओके। अभी बोलिए वो नंबर 12 वो अभाज्य नंबर है कि दूसरा कॉम्पोजिट नंबर? इज इट सुनील जी? एक बार हाँ, सुनील जी आइए पहले। हाँ जी, फिर से एक बार जो आपका प्रश्न है उसको फिर से 12 नंबर 12 है। वो 12 प्राइम नंबर है, अभाज्य नंबर है कि वो कॉम्पोजिट नंबर है? एक और उनसे ही काटता है, वो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। वो 12 क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। ओके। और 17 अभाज्य। और 15 नहीं है। अभी ये बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये चीज पढ़ाना है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे आप? बारह अभाज्य नंबर नहीं है, 13 तो अभाज्य नंबर है, 15 नहीं है, 17 है, उसको कैसे पढ़ाएंगे आप? टेबल्स, ओके। सो लता मैडम बोल रहे हैं कि टेबल्स मतलब 2 times 2 is 4, 2 times 3 is 6, 2 times 4 5 is 10, ऐसे पढ़ाएंगे। ओके, मतलब पहाड़ा, टेबल्स को पहाड़ा बोलते हैं। पहाड़ा, हाँ, पहाड़े से। अभी एक छोटा सा क्लास एक्टिविटी दिखाता हूं आपको, ओके। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। जैसे शरद जी ने बोल रहे थे कि अभी नॉर्मली प्राइम नंबर लेने के लिए 2 पीरियड या 3 पीरियड लेते हैं, तो ये भी 2 पीरियड या 3 पीरियड ही लेंगे, लेकिन अच्छे से चिपक जाएगा बच्चों के दिमाग में, अच्छे से चिपक जाएगा ये, ऐसे करेंगे तो। ओके, एक छोटा सा
एक्सरसाइज बताता हूं आपको। ओके, वो क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मान लो आप 20 बच्चे हैं, उनको 3 या 4 ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, 3 या 4 ग्रुप, एक ग्रुप में 5 बच्चे होंगे, 3 या 4 ग्रुप बना दीजिए पहले। उसके बाद ओके, एक ग्रुप को 20 पेबल्स मतलब छोटे छोटे क्या होता है, कंकड़। हाँ, कंकड़। ओके, सो एक ग्रुप को आप 20 कंकड़ दे दीजिए, दूसरे ग्रुप को 18, तीसरे ग्रुप, मान लीजिए 3 ग्रुप बनाया हमने। ओके, क्लास को लेके 3 ग्रुप बना दिया, क्लास में जितने सारे बच्चे हैं उनको 3 ग्रुप बना दिया। हाँ। एक ग्रुप को 20, एक ग्रुप को 18 और अनदर ग्रुप को 16 पेबल्स कंकड़ दे दिया आपने। कंकड़ दे दिया। ओके, उनका एक्सरसाइज ये है कि उनको एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं ना अमित जी? जी, आयत। हाँ, रेक्टेंगल। ओके, सो अभी जिस ग्रुप के साथ वो 20 पेबल्स है, वो कैसे बनाएंगे रेक्टेंगल, आप बताइए। अगर आपको दिए जाए 20 कंकड़, आप कैसे बनाएंगे? सीमा जी और बाकी लोग, आप लोग बताएं। 20 कंकड़ दिए जाए आपको और हाँ। एक आयत बनाना हो। हाँ, कोई भी सुझाव दे दें, कैसे बनाएंगे, कैसे रखेंगे कंकड़ को? कितना बोल रही हैं? 6 और 4। नहीं, एक कंकड़ बनाना है, रेक्टेंगल बनाना, सॉरी, एक आयत बनाना है। 5 और 4 होगा ना अमित जी? तो 5 और 4, हाँ, 5 4 लंबाई होगी, उसको हाँ। बोल रहे हैं कि हम जो 6 करेंगे, 6 करेंगे, और जो चौड़ाई होगी उसको 4 करेंगे। 6 6 4 4 6 6 4 4 नहीं, 12 plus 8 20 नहीं, आने लगेगा, बीच में देखिए जो लंबाई है उसको हम 5 करेंगे और हाँ चौड़ाई 4 करेंगे तभी होगा। हाँ, 5 और 4 से हो सकता है, रो और कॉलम बोल सकते हैं। 5 और 4 हाँ, जो लंबाई का एक अंक है वो तो चौड़ाई में फिर हमको इंक्लूड हो जाता है। हाँ, सही है, 4 और 5 से हो सकता है। 4 और 5 से हो जाएगा, उसको हम कहेंगे 4 रो 5 कॉलम या 5 रो 4 कॉलम। हाँ, ठीक है। एक आयत मिल जाएगा आपको, 5 5 5 5 करके 20 पेबल्स, एक आयत मिल जाएगा आपको, एक रेक्टेंगल। एक साइड में 5 पेबल्स है, दूसरे साइड में 4 है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20 होता है। ठीक है, अभी 18 को कैसे करेंगे, 18 को कैसे करेंगे? 18 को कैसे बनाएंगे? 3 का 6 करेंगे। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। ओके, 3 का 3 3 3 करके अब ऐसे करेंगे। अभी बच्चों को ये कीजिए कि एक क्लास में मान लीजिए 15 बच्चे हैं, 3 ग्रुप बना दीजिए। 3 ग्रुप बना के एक ग्रुप को 20 पेबल्स दे दीजिए, दूसरे ग्रुप को 18, तीसरे ग्रुप को 16 पेबल्स दे दिया हमने। ओके, वो आयत बनाने के लिए पूछिए। उसके बाद एक ग्रुप ने बनाएगा, वो जिसके पास 20 है वो 5 5 5 5 करके बनाएंगे। दूसरा ग्रुप 3 3 3 3 3 3 ऐसे 6 3 बनाएंगे। तीसरा ग्रुप 16 2 2 करके 8 रो, नहीं तो 4 4 करके 4 रो, ऐसा कुछ बनाएंगे। ठीक है, ओके, नहीं होगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर भी एक आयत का वन टाइप ऑफ आयत है। वो भी तो एक आयत ही होता है ना, आयत ही होता है। अभी उनसे फिर पूछ लीजिए कि क्या क्या कैसे आयत बना सकते हैं, कौन कौन से आयत बना सकते हैं। जिनके पास 20 है वो 5 5 5 5 कर सकते हैं, नहीं तो 10 और 10 करके 20 आ जाएगा, 2 times 10 भी हो जाएगा। जिनके पास 18 है वो 6 times 3 हो सकता है, नहीं तो 9 रो 2 2 2 2 करके 9 रो बना सकते हैं, नहीं तो 9 9 करके 2 रो बना सकते हैं। ऐसे कुछ बहुत सारे आयत बना सकते हैं। करेक्ट? ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में
जो भी ग्रुप के पास 20 है उनसे 1 निकाल लीजिए। ओके, उनके पास अभी 19 होगा। ओके, 1 निकाल दीजिए। जिनके पास, एक सेकेंड, हाँ इसमें है। हाँ ओके, सो जिनके पास 18 था उनको 1 पेबल एक्स्ट्रा दे दीजिए, उनके पास भी 19 है ना अभी। तीसरा ग्रुप जिनके पास 16 था उनको 1 और दे दीजिए, करने से 17 होगा। हाँ अभी उनको आयत बनाने के लिए बोलिए। समझ गया ना? अभी 19, 19 और 17 है तीनों ग्रुप के पास। ओके, जिनके पास 20 था उनसे 1 निकाल दिया हमने, जिनके पास 18 था उनको 1 और दे दिया हमने, और जिनके पास 16 था उनको 1 और दे दिया, 17 हो गया अभी। ओके, अभी आयत बनाने के लिए बोलिए बच्चों को, वो ग्रुप को आयत बनाने के लिए बोलिए। आयत बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि उनको जो कंकड़ है वो या तो बच जाएंगे या तो कम पड़ जाएंगे। हाँ, या बच जाएंगे नहीं तो कम पड़ जाएगा। बहुत सही। सो अभी बच्चों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि क्योंकि ये सब ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब व्हाट इज द थिंग फॉर क्षितिज, डू यू नो? और लता? नहीं, अमित जी को मालूम होगा। ऑड नंबर ऑड नंबर क्या होता है अमित जी? ऑड और इवन जो होता है, ऑड जो है 2 से डिवाइड नहीं हो पाए। विषम जी, हाँ विषम, हाँ विषम इज ऑड। हाँ विषम। बच्चे बोलेंगे कि विषम नंबर, जो भी विषम नंबर है वो सब रेक्टेंगल नहीं बन पाते हैं, नहीं बनेगा रेक्टेंगल, विषम नंबर से नहीं बनेगा। अभी सबको 15-15 दे दीजिए, 15 से हो सकता है, सो विषम आंसर नहीं है। समझ रहे हो ना आप? 15 से तो हो सकता है 15 ना देने अमित? से 5 5 5 3 रो बना सकते हैं। ठीक है, उनको अभी पूछना है कि क्या हो रहा है इधर। 20 में आयत बनाया, 18 में बनाया, 15 भी बन सकता है, लेकिन 17 और 19, 17 और 19 में नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या है ये नंबर में जिनसे हम आयत नहीं बना सकते? वो कौन सा नंबर है उसमें आयत नहीं बना सकते हैं? आप बताइए अमित जी, शालिनी मैम। अब आप लोगों को मालूम चल गया होगा कौन से नंबर से आयत नहीं बना सकते हैं। हाँ हाँ, और उसी को हमने शुरू में क्या बोला था, कौन से नंबर होते हैं? अभाज्य नंबर। हाँ एकदम। विषम संख्याओं का भी बना सकते हैं। हाँ 21 है, हाँ 15 है, 15 है, 21 है, बहुत सारे हैं। 9 का भी बना सकते हैं। हाँ 9 भी है, बस अभाज्य का नहीं बना सकते। अभाज्य और विषम दोनों को इस तरह से समझ सकते हैं। विषम नहीं, अभाज्य को समझाने के लिए जो भी नंबर है उनसे आयत नहीं बन सकते हैं उनको कहते हैं अभाज्य नंबर। हाँ रमेश जी, वही अमित जी वही बोल रहे थे कि अभाज्य और विषम का डिफरेंस भी हम समझ डिफरेंस। हाँ करेक्ट अमित जी, करेक्ट। दोनों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि सिमिलर लगता है कि ये 18 है तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा 18 है, करेक्ट तो इसका मतलब है कि 19 है तो इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता है। तो 19 के जैसे ही हमको 15 भी लग सकता है, लग सकता है, लेकिन वो डिफरेंट चीज है। उसको जब समझेंगे तो उनको समझ में आए। एग्जैक्टली अमित जी, जब भी आप एक्सपेरिमेंट एक क्लास में करते हैं, फर्स्ट रेस्पॉन्स बच्चों ने देंगे कि ये सब ऑड नंबर है, विषम नंबर है, इसमें नहीं बन पाएगा। उसके बाद आप पूछिए कि 15 के साथ बन सकते हैं क्या, 25 के साथ बना सकते हैं क्या, 85 के साथ बना सकते हैं क्या। ऐसे पूछने से उनको पता चल जाएगा कि विषम नंबर नहीं है, कुछ और चल रहा है इधर। क्या चल रहा है उसको एक्सप्लोर करना है हमें। आंसर नहीं देना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है कि क्या चल रहा है इधर। अभी बच्चों को वो कॉग्निटिव स्ट्रगल होगा ये कि क्या चल रहा है। वो जो भी इवन नंबर है उससे हो जाता है, ऑड नंबर कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ये क्या चल रहा है। उससे हम स्लोली एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब अभाज्य नंबर है, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसको केमिस्ट्री में बोलेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल। आप पानी ले लीजिए, पानी में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और 1 ऑक्सीजन है, H2O।
वो हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो 2 हाइड्रोजन मिलेगा और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। अभी हाइड्रोजन को तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि एक एटम है, वो उसके नीचे हो नहीं सकता। जैसे ही अभाज्य नंबर वैसा है कि वो प्राइम नंबर है, इंडिविजुअल नंबर, उसको तोड़ नहीं पाएंगे, उसको छोटा छोटा तोड़ नहीं सकते और उसको छोटा छोटा नहीं कर सकते। ओके, और सेकेंड क्लास एक्सरसाइज वही इसमें प्राइम नंबर अभाज्य नंबर, उसमें दूसरा एक्सरसाइज ये है कि अभी एक बार और क्लास को 3-4 ग्रुप बना दीजिए, उनको 24 पेबल दे दीजिए, 24। ओके, ककंड 24 दे दीजिए, 24 ककंड सबको, सबको 24 कंकड़ दे दीजिए। ओके, अभी उनका काम ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयत बनाना है। एक ग्रुप बनाएगा 2 करके, टोटल 12 रोज, 2 करके 12 रो में 2 करके 26 बनाएंगे। दूसरे ग्रुप 3 करके 8, ओके, 3 times 8। तीसरा 4 करके 6 रोज में आएंगे। और चारवां ग्रुप 6 में 6-4 ऐसे कुछ करते रहेंगे। हाँ, सो ask them to make rectangles, आयत डिफरेंट टाइप का रेक्टेंगल बनाने के लिए बोलिए उनको। उससे क्या हमें टीच करना है कि इसमें 2 चीज है। एक तो ये some numbers you can break it into different rectangles, अलग अलग डिफरेंट टाइप का आयत बना सकते हैं। जैसे 24 है, लेकिन 22 लेंगे तो 22 में एक ही तरह का आयत आएगा, 11 रो का 2 करके एक ही टाइप का आयत आ सकता है। ओके, सो इसमें से नेक्स्ट लॉजिकल तो रमेश जी, आपने ये कहा कि कुछ नंबर हैं जिसमें एक से ज्यादा हम आयत बना सकते हैं, कुछ नंबर में से सिर्फ एक ही तरह का आयत बना सकते हैं। एक ही तरह का आयत बना सकते हैं। ठीक। ओके, अभी इससे क्या फाइनल कंक्लूजन ले सकते हैं कि सम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड, उनसे बहुत सारे आयत बना सकते हैं इनटू मेनी रेक्टेंगल्स। कभी कभी एक ही आयत बना सकते हैं, कभी कभी आयत नहीं बन पाते हैं, उनको बोलते हैं कि प्राइम नंबर, अभाज्य नंबर। और वेरी रेयर सिचुएशन में वो आयत एक वर्ग होता है, स्क्वायर वर्ग। हाँ, कभी कभी एक वर्ग होता है, जैसे 25 है, 25 और 5 into 5 या 16 हो गया, जैसे आपने 16 बोला था, 4 into 4, 4 की 4। ओके, देन उनसे पूछिए कि चलो एक नंबर 1296, ओके, इसको छोटा छोटा पीस कर सकते हैं क्या, कैसे करेंगे? आप 24 देंगे, ओके, 24 देंगे तो अच्छे से इजीली वो छोटे छोटे कर सकते हैं। 24 को 2 times 12, नहीं तो 3 times 8, और नहीं तो 4 times 6 ऐसे करेंगे। लेकिन एक बड़ा नंबर दे दिया तो 1296 दे दिया तो उसको छोटे छोटे पीसेस कैसे करेंगे? उसके लिए हमें चाहिए होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, जिस नंबर को, हाँ, रूल चाहिए होगा, कुछ तो रूल चाहिए होगा। ओके, इसमें आप शुरू कर सकते हैं कि रूल्स में 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है, वो इवन नंबर होना चाहिए। 3 से डिवाइड करने का रूल आप सबको पता है, 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 5 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 7 से डिवाइड करने का रूल क्या है। उसमें से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी लेके जा सकते हैं बच्चों को। ओके, ये पूरा प्राइम नंबर, अभाज्य नंबर क्या होता है, और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर, वर्ग नंबर क्या होता है, और आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट कब करना है और कैसे करना है। ओके, ये टोटली हमको 6th और 7th ग्रेड में 2 वीक्स का पोर्शन नॉर्मली रहता है इसमें। ओके, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट करके
ओके, ऐसे सीखेंगे तो बच्चों को सीखेंगे तो वो चिपक जाएगा उनके दिमाग में। ठीक से समझ में आ जाएगा। और अच्छा, इसमें आपने जो बताया कि रेयर केस में वर्ग बन जाता है, हाँ, वो संख्याएं भी हम बता सकते हैं कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग, इसका सही बात है, पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर्स। यस, परफेक्ट स्क्वायर। एकदम सही बात है। अच्छा अमित जी, ये जो अभी इन्होंने लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राइम फैक्टराइजेशन। कि कोई भी बड़ा नंबर लीजिए, उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल प्रोडक्ट के मल्टीपल्स के फॉर्म में उसको आप तोड़िए, उसको अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी में भी कुछ बोलते होंगे, वो अगला स्तर है, इसी से आप वहां पर भी जा सकते हैं। समझ गए ना जो मैं कह रहा हूं? अभाज्य नंबरों के साथ गुणन, हाँ, अभाज्य नंबरों के साथ गुणन। इसका जैसे इसको अंग्रेजी में प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, हिंदी में भी कुछ होगा इसके लिए शब्द। कोई बड़ा नंबर लीजिए और उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में उसको लिखिए। जैसे हम कहते हैं कि 12 है, अगर 12 हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, उस तरह से। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। बात ये थी कि आप मतलब पूरा हाँ। 6ठी से लेकर 7वीं स्टैंडर्ड तक जा सकते हैं इस सिंपल एक्सरसाइज से। वही बात है। बात है कि वो जब भी प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, स्क्वायर नंबर, फैक्टराइजेशन जो भी सिखाते हैं, ये सिंपल 2 क्लास एक्सपेरिमेंट के साथ, ओके, आप अच्छे से प्राइम नंबर, अभाज्य नंबर क्या है, शायद इसको, हाँ, इसको एक चीज कहते हैं, मतलब मैं खंडित मतलब वो अभाज्य नंबर को खंडित करोगे, जैसे 12 हो गया जो राहुल जी ने बोला, 2 2 3 तो खंडित हो गए ना सारे, तो वो अभाज्य, हाँ, खंडित हो गए वो, खंडित, हाँ, सही कह गुणन खंडन, हाँ, गुणन खंडन, हाँ, अभाज्य गुणन खंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ, सही बात है। ओके, वो तो एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल लेने वाला हूं मैं, टोटली 2 एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये है कि अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का मतलब ये है कि आप सबको ये पता है a+b होल स्क्वायर, देखा होगा आपने, ओके। a+b होल स्क्वायर क्या होता है? ये तो मालूम होगा ना अमित जी, जो लोग मैथ्स पढ़ाते हैं उनको तो सबको मालूम होगा, साइंस वालों को भी मालूम होगा। ये जो फॉर्मूला लिखा है भैया ने, a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ये तो सबको मालूम है। कोई है यहाँ पे टीचरों में जिसको नहीं मालूम है? सभी को मालूम होगा मेरे ख्याल से। मैथ्स वालों को तो मालूम ही होगा, पर मैथ्स जो नहीं है उनको ही मालूम होगा। मालूम है ना सबको? हाँ, चलिए, अब ये कैसे बताना? ओके, अभी बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, नॉर्मली कैसे पढ़ाते हैं उसको, बच्चों को आके ये डायरेक्टली बोल देते हैं a+b टोटल स्क्वायर किया तो a² + b² + 2ab। ओके, सो बच्चों को कैसे सिखाते हैं कि a+b होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू a² + b² + 2ab। क्यों नहीं हो सकता है कि a² - b² + 2ab? क्यों नहीं a² + b² - 2ab? किसने बताया आपको कि a² + b² + 2ab? कैसे प्रूव करेंगे इसको? ओके, इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको चाहिए होगा, एक शीट पेपर, ओके, उसमें कोई भी नंबर ले लीजिए। ए का नंबर 6 या 7 सेंटीमीटर और बी 3 सेंटीमीटर, ओके, 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 3, ओके। 10 बाय 10 का एक स्क्वायर, मतलब 10 बाय 10 का एक चौकोर एक शीट ले लीजिए। हाँ, एक शीट ले लीजिए, ओके, एक छोटा सा शीट। उसमें पहले a² मार्क कीजिए, वह 7 बाय 7, a² तो हो गया। ये टोटल डिस्टेंस a है, साइड में यहाँ पे माउस कर दो, ये है a, ये टोटल साइड भी a है, ये टोटल हो गया एक स्क्वायर, a² हो गया। हाँ, उसके बाद a तो b² भी हो गया आपका। मान लीजिए कि a 7 है और b 3 है, ये वाले उदाहरण में। हाँ, ओके, सो a² क्या होगा? 7 × 7 49,
Is that 49, हाँ, हाँ, 49, हाँ, एकदम 49 सही है। ओके, और ये तो 3 गुना 3 9 हो गया। हाँ, ओके, 49 और 9 58 हो 58, हाँ 58। 58 हो गया। और ये 2 काले जगह बचे हुए हैं, इसका साइड है, एक तरफ का A और B, उसका AB हो गया टोटल एरिया, और दूसरा एक और AB हो गया। सो टोटल ऐसे होगा A प्लस B का टोटल स्क्वायर A स्क्वायर, उसके साथ B स्क्वायर, AB और AB, 2 AB हो गया, 2 AB और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बस इससे क्लियर हो गया ना? एक पेपर कटिंग एक्सरसाइज से क्लियर हो जाता है बच्चों को कि A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। हाँ मिर्ची जी। हाँ, और ये एक्सरसाइज कर सकते हैं बच्चों के संग, कागज एक काट के जो है इस तरह से देख उनको करने को बोल सकते हैं। तो सारे बच्चे को एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए, एक पेपर लेके उसको ऐसे फोल्ड करेंगे, आपको तो पता होगा स्क्वायर कैसे करना है। स्क्वायर करना आता है ना आपको? एक पेपर है तो ऐसे पहले करके एक स्क्वायर, इसको काट देना है। हाँ, उसके बाद एक स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, ओके, स्क्वायर बनने के बाद आपको ये मार्क कीजिए, ए कितना है, बी कितना है, वो मार्क करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो हो जाएगा। ओके, दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसी को पता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ, नो अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, आई एम गोइंग स्ट्रेट इनटू दैट। हाँ। किसी को याद है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। बहुत बढ़िया, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। इसको कैसे प्रूव करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। ओके, सो अभी हमारे पास है एक बड़ा स्क्वायर, उसका साइड है ए। ओके, सो पूरा स्क्वायर पेपर है, एक साइड तो ए है, दूसरा साइड भी ए है, ये पूरा ए स्क्वायर हो गया। इसमें से एक छोटा सा स्क्वायर निकाल के फेंक देंगे, ठीक है? वो बी स्क्वायर काट के उसको फेंक देंगे। अभी हमारे पास ये बचा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास बचा है अभी। काला वाला तो वही है ना, काला वाला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ना अभी जो बचा है कि नहीं? पूरा वाला जो ए स्क्वायर था, पूरा जो बड़ा स्क्वायर है चौकोर, और जो छोटा स्क्वायर जो निकाला है वो बी स्क्वायर है। तो जो बचा है जो काला वाला, वो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ठीक है ना? करेक्ट है ना? वो बी स्क्वायर निकाल के मैंने तो फेंक दिया बी स्क्वायर को। सो अभी पहले ए स्क्वायर में शुरू किए थे, बी स्क्वायर निकाल दिए। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये काला वाला जो भी है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको हमें प्रूव करना है कि ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। कैसे प्रूव करेंगे? अभी ये सेक्शन हरा वाला है, वो काटिए, काट के अमित इनसे पूछ लेते हैं। रमेश जी, हरा वाला जो दिख रहा है ना अमित जी और बाकी टीचर्स, इसका लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है? हाँ, जो हरे वाले का, हरा वाला जो दिख रहा है, उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है? ए माइनस बी हो गया, इसका जो लंबाई हो गया, और चौड़ाई, और जो ऊपर की तरफ है वो भी बी माइनस ए। हाँ नहीं, ये हरे वाले का लंबाई तो ए माइनस बी हो गया, और चौड़ाई कितना हुआ? चौड़ाई तो बी हुआ ना अमित जी। देखिए वो जो ऊपर स्क्वायर काटा है वो बी बाई बी है, तो चौड़ाई बी हो गया। चौड़ाई बी है बी। हाँ, ओके, अभी इसको ऐसे घुमा के नीचे लेके आएंगे। ये हरा वाला जो भी है उसको घुमा के ऐसे नीचे लाएंगे, वो राइट साइड में दिख रहा है आपको। हाँ, आप क्लास में बच्चों को एक पेपर काट के, उसको काट के हरे वाले को नीचे चिपका दीजिए, ऐसे करिए। तो वो वाला हटा दिया है हरा वाला बाई फिगर से, और उसको नीचे लगा दिया है काले के, वो दाई फिगर बन गई, ठीक है ना? उसका पूरा मैच कर जाएगा ना अमित जी। देखिए उसकी जो लंबाई थी हरे वाले की, वो काले वाले की चौड़ाई हो जाएगी।
वो पूरा सेम रहेगा। काले वाले की चौड़ाई भी a माइनस बी है और हरे वाले की लंबाई a माइनस बी है, तो वो पूरा मैच कर जाएगा। ओके अभी आपको एक रेक्टेंगल मिल गया और इसमें देखिए एक तरफ a प्लस बी हो गया, दूसरी तरफ a माइनस बी हो गया ना, क्योंकि काले वाले का लंबाई a था और हरे वाले का चौड़ाई b है, तो वो पूरा लंबाई जो है a प्लस बी हो गया। हाँ हाँ यस यस रमेश। अभी ये प्रूफ हो गया कि आपको a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। अभी लास्ट एग्जांपल मैं लेने वाला हूं, a प्लस बी टू द पावर 3, a प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन क्या है, कोई बता सकते हैं? a प्लस बी क्यूब का ये होता है कि जो उसका लंबाई है, हाँ एक तो लंबाई हो गया, दूसरा हो जाता है उसका चौड़ाई और तीसरा उसकी मोटाई। करेक्ट, हाँ करेक्ट, उसको क्यूब बोलते हैं। a प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन क्या होगा? a प्लस बी क्यूब फॉर्मूला a प्लस हम लोग को रटाया जाता था, पर रटता था नहीं, बहुत मुश्किल होता था। ये जो है उसकी लंबाई हो जाएगी और उसका चौड़ाई। हाँ ये जब हम कोई शीट लेंगे तो उसकी जो लंबाई हो जाएगी a और उसकी चौड़ाई हो जाएगी b। नहीं देखिए हाँ, वो ठीक है, इसका एक्सपेंशन जैसे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या बताया आपने बताया कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, करेक्ट? अभी a प्लस बी होल क्यूब, इसका क्या एक्सपेंशन है? a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होगा? a cube plus b cube plus 3ab equals to a plus b. Well done. So a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab squared, ठीक है? इसको कैसे प्रूव करेंगे आप बच्चों के साथ? बहुत कठिन होता है याद करने। बहुत लंबा है। ओके सो प्रूव करके देखें हम। हाँ इसको ओके ये है एक बड़ा क्यूब जिसका साइड है a प्लस बी। ओके एक साइड है लंबाई है a प्लस बी, चौड़ाई a प्लस बी और मोटाई भी a प्लस बी। ओके अभी देखिए इसको थोड़ा सा मैं एक विजुअल दिखाता हूं आपको। एक एक्सपेरिमेंट क्लास में बना सकते हैं आप लोग। ओके ये हो गया b क्यूब, b का एक क्यूब निकल गया उधर से और 3 मिला जिसका साइड है b, b और a और 3 a और b का b के 3 निकला है और जो बचा वो a क्यूब बचा, जो बचा है वो a क्यूब। फिर से जोड़ेंगे तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। ये उसका फॉर्मूला आ गया। एक बार रमेश शुरू से चलेंगे, एक बार धीरे धीरे चलते हैं तो इनको हम फॉलो करने में हमें भी आसानी होगी। उसके पहले वाले में अगर आए आप, इसके पहले वाला रमेश, हाँ जहाँ पे वो डायमेंशन दिखा, हाँ इसके बाद वाला रमेश एक कर देते हैं। Okay. So I don't know how to pause it. I've kept it in a. Oh, अच्छा. Okay. Let me try. हाँ. So. हाँ ये जो है ना अमित जी और टीचर लोग, देखिए हमने इसमें क्या किया रमेश जी ने, इसमें इन्होंने a प्लस बी था इसका सारा साइड, उसमें 2 में उसको वो कर लिया a और b में, ठीक है ना? वो I'll keep it like this. ये वाला हाँ ये पहले समझ लीजिए। ये जो बड़ा वाला जो क्यूब है इसका हर साइड a प्लस बी है, ठीक है ना? और इसमें क्या किया, जो इन्होंने जो नारंगी दिखा रहे हैं ऑरेंज कलर का, वो एक छोटा सा क्यूब उसमें से है जिसका साइड b है,
बी बटा बी बटा बी, ठीक है, ठीक है। तो मतलब पूरी साइड में आप देखिए जो नीचे वाली साइड है उसमें वो ए हो गया और बी हो गया और ए प्लस बी वैसे बन गया, ठीक है ना। अभी अगले में चलिए। अभी देखिए इन्होंने उसके ऊपर भी एक बना लिया, नीचे जो नारंगी एक छोटा सा क्यूब है बी बटा बी बटा बी, उसके ऊपर जो है एक क्यूबॉइड बोलते हैं ना, अंग्रेजी में क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूब को अगर हम एक तरफ से लंबा कर दें तो उसको क्यूबॉइड बोलते हैं, हिंदी में भी कुछ बोलते होंगे। तो वो हरा वाला है, देखिए घनाभ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में घनाभ बोलते हैं, क्यूबाइड घनाभ बोलते हैं। घनाभ, हाँ। तो वो 3 हरे वाले घनाभ है जो इन्होंने उसके साइड में निकाल दिए नारंगी वाले के। तो वो जो हरा वाला है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई तो हो गई a और उसका चौड़ाई b हो गई और उसकी मोटाई भी b हो गई, ठीक है ना। जी जी जी। तो हरे वाले घनाभ है उनकी लंबाई a है और चौड़ाई b है और मोटाई b है। तो अब देखिए अगला वाला, ओके। अब देखिए इन्होंने वो जो नारंगी वाला निकाल दिया बाहर, वो जो क्यूब था छोटा सा b बटा b बटा b, b क्यूब, वो निकाल दिया। और इसमें ये भी देखिए ये फिर इन्होंने ये भी लगा लिया, ये नीला वाला भी घनाभ है। नीले वाले का लंबाई कितना है a, उसका नीले वाले का लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितनी हुई, ए ही है, उसका भी लंबाई तो ए हाँ ही, लंबाई a है, उसकी चौड़ाई भी a है और मोटाई उसकी b हो गई, मोटाई उसकी बी है, ठीक है ना। हाँ और कितने हैं एक ब्लू कलर? दो है। तो ही है, फिर कैसे हम बोलते हैं कि 3b स्क्वायर है? तो ही है इधर, एक नीचे भी तो होगा, होगा ना। हाँ वो दिखाई नहीं एक पड़ तो रहा है। हाँ एक नीचे है वो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ एक नीचे भी है वो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आप एक मॉडल करेंगे तो एक्चुअल क्लास में, ओके, आपको चाहिए होगा 27 छोटे छोटे क्यूब्स चाहिए होगा, ओके। लकड़ी के उससे बना सकते हैं, हाँ, हाँ लकड़ी के बना सकते हैं, हाँ 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 लकड़ी के आराम से बना सकते हैं। 27 छोटे छोटे क्यूब होंगे, ओके। उसको ऐसे चिपका के, ओके, थोड़ा पेंट कीजिए उसको, बस, ओके। सो उसके बाद अलग अलग से निकालेंगे। हाँ okay? ये देखिए इन्होंने ये निकाल दिया नारंगी नारंगी वाला। ये बी क्यूब हो गया, इसका जो वॉल्यूम है ये बी क्यूब हो गया ना। ठीक है, हाँ ठीक। ओके, अब देखिए अब ये निकालेंगे, अभी निकल के आ गया वो 3 हरे वाले निकल गए। अच्छा हरे वाले का अगर आप देखें तो उसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है और मोटाई भी b है, तो वो ab स्क्वायर हो गया ना। और 3 निकले हैं तो 3ab स्क्वायर हो गया, उन तीनों का वॉल्यूम मिला लिया। इसी तरह से जो है अब नीला वाला निकाल दिया, नीले वाले की हर एक की जो लंबाई a है, चौड़ाई भी a है और मोटाई b है, तो वो a स्क्वायर b हो गया। और 3 है ऐसे तो 3a स्क्वायर b हो गया, उसका वॉल्यूम टोटल है कि नहीं। और जो बचा आपका a बटा a का बच गया, जो वो है ग्रे कलर का है, वो a क्यूब हो गया। तो आप देखिए शुरू में हमारा जो था बड़ा वाला क्यूब, उसका वॉल्यूम कितना था, a प्लस बी होल क्यूब, वही था ना। तो उसका हमने इतना भाग कर लिया, इससे पूरी इक्वेशन निकल आई। हाँ, पहला तो ये था साइड भी लंबाई भी a प्लस बी, चौड़ाई भी a प्लस बी और मोटाई भी a प्लस बी। इनका टोटल वॉल्यूम है a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी बटाई a प्लस बी बटाई a प्लस बी, विच इज a प्लस बी होल क्यूब, ओके। अभी एनिमेशन से देखिए ये आता है a प्लस बी और 3 बी स्क्वायर है ए बी स्क्वायर और 3 है ए स्क्वायर बी और एक क्यूब, वो निकाल के दिखा सकते हैं बच्चों को। देखिए नीला वाला नीचे वाला भी दिखाई पड़ रहा है, हाँ, दिखाई नहीं पड़ रहा था। हाँ। ये आ गया। तो अभी आपका देखिए पूरा फॉर्मूला निकल आया a प्लस बी होल क्यूब का, निकल आया ना। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये इसका फॉर्मूला आ गया। ये हाँ तो ये है।
तो इस तरह करके इसमें गणित में भी रमेश भैया ने जो 2 एग्जाम्पल बताए, एक प्राइम नंबर्स का और दूसरा जो है प्राइम नंबर से आपका ऑड इवन वो सब आ जाएगा, फैक्टराइजेशन, और दूसरा ये सिंपल इक्वेशंस को कैसे हम करके दिखाएं, तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं अलजेब्रा में, डेटा हैंडलिंग में, मेजरमेंट में, बहुत सारे कर सकते हैं गणित में। सो अभी देखिए, आप ऐसे करेंगे तो उसके बाद बच्चों को एक क्वेश्चन पूछिए कि गणित बोलने से क्या लगता है? अभी बच्चे बोलेंगे कि गणित बोलने से गणित बहुत सुंदर है, गणित बहुत रचनात्मक है और मजेदार भी है। रचनात्मक मतलब नई नई चीज बना सकते हैं उसमें, और बच्चे खुद करेंगे तो उनको मजा भी आएगा। तो अभी बताइए आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। समझ में आ गया? गणित, जब भी गणित सिखाते हैं आप जल्दी से आंसर मत दीजिए बच्चों को। वो स्ट्रगल होता है उनके दिमाग में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए नॉर्मली, और जब भी क्लास से आप निकलते हैं तब एक क्वेश्चन पूछ के बिना आंसर का निकल जाइए क्लास से। वो ना संशय सर के दिमाग के अंदर घुस जाएगा, उसके बाद वो सर्कल करता रहेगा पूरे हफ्ते के लिए बच्चे के सर में। रमेश भैया कह रहे हैं कि बच्चों को सोचने के लिए बोलिए, उनको आप तुरंत जवाब मत दे दीजिए, सवाल पूछकर उनको सोचने के लिए टाइम दीजिए। हाँ, वो अपने आप सोचेंगे, लेकिन आपको सवाल नहीं देना, बस अपने आप सोचेंगे। दे ऑटोमेटिकली क्यूरियस, सो दे विल कीप थिंकिंग। The only thing is we prematurely kill it by our answers. इसमें एक तरीका, जैसे रमेश जी बता रहे थे कि आपने जैसे एक चीज करके दिखा दिया बच्चों को, जैसे रमेश भैया ने दिखाया, अब क्लास खत्म हो गया, क्लास के खत्म होने पर आप एक नया सवाल उनसे कर दीजिए, एक और फॉर्मूला दे दीजिए कि ये फॉर्मूला आप कैसे प्रूव करोगे, और उनको बोल दीजिए कि अगले दिन तक उनको सोच के आना है। तो जो दिखाया है उससे अपने आप फिर वो एक्साइटेड हो जाएंगे, सोचना शुरू कर देंगे। अगले दिन शायद कुछ बच्चे जवाब लेके भी आ जाएं, और तरीका भी शायद बता देंगे कैसे करना है। कोई कागज काट के ट्राई करेगा, कोई ऐसे मॉडल बना के ट्राई करेगा, ऐसे। और कुछ क्वेश्चन या ऐसे कुछ पॉइंट हो, फिर हम लोग फिनिश करेंगे 5 मिनट में। और किसी का प्रश्न? जो लोग मैथ्स पढ़ाते हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं कि ये इस तरह का कुछ किया जा सकता है क्लास में? बिल्कुल, ये किया जा सकता है। जो अभी हम लोगों ने जो कंकड़ से जो उनका ये था ना सिखाने का, वो बच्चों के साथ बहुत मुझे लगता है अच्छा होगा। उससे कई चीजें सीखेंगे, मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ जी, एक साथ कई चीजें सीख सकते हैं। और दूसरा वाला जो है थोड़ा सा ये बड़े बच्चों के लेवल का है, तो इसके लोगों को लकड़ी के कुछ गुटके और इस तरह की चीजों से उसको एक बनाना पड़ेगा, या फिर कोई चीज नॉर्मली कटने वाली चीज हो जिसे हम काट। उसमें अमित जी जो शुरू वाला था, जो कागज का चौकोर काटने वाला था, वो तो हो सकता है, वो तो हो सकता है, लेकिन जो मॉडल बनाने का था उसमें थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो बनाना पड़ेगा। उसमें जैसे रमेश भैया बोल रहे थे, जो सबसे छोटा वाला था ना नारंगी कलर का, 3/3/3, तो 3/3/3 के आप कई ले आइए। अगर 27 ले आएंगे तो उससे पूरा आपका बड़ा वाला बन जाएगा। हाँ, तो वो जो इनका जो वो था ना हरा वाला वो क्यूबॉइड, और जो नीला वाला क्यूबॉइड, वो भी आप छोटे वालों को जोड़ के बना सकते हैं। हाँ। और फिर एक बार बताने के बाद ये सारी चीजें उनके जितने भी नोटबुक में जितने भी सवाल होंगे, वो सारे सवाल वो उसी के आधार पे वो सारे स्वयं से हल कर, ऑटोमेटिकली स्वयं से हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये सिखा देंगे तो उसके बाद उसको मैंने पहले क्लास में भी पूछा आपसे। जब साइकिलिंग शुरू करते हैं हम लोग, साइकिलिंग, साइकिल चलाना, हाँ साइकिल चलाना, लर्निंग इज व्हाट, सीखना, साइकिल सीखना, हाँ साइकिल चलाना सीखते हैं। एक ही बार सीखते हैं हम लोग,
उसके बाद ऐसा नहीं हमेशा याद कि रहता है। 6th ग्रेड में एक बार सीखते हैं, 7th ग्रेड में, 8th ग्रेड में एक बार, ऐसा नहीं, एक ही बार सीखते हैं, उसके बाद याद रहता है, क्योंकि वो अच्छे से सीख लेंगे तो कभी भूल नहीं जाते हैं उसको। ऐसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, अभाज्य नंबर, जो भी आइटम है, जो भी टॉपिक है मैथमेटिक्स में, ओके, इससे ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा, क्योंकि आपको नॉर्मल मेथड से ये अलग टाइप का मेथड, टाइम ज्यादा नहीं होगा। नॉर्मल मेथड में 4 घंटे, शरद जी जैसे बता रहे थे, वो नॉर्मल में 4 पीरियड लगेगा, तो ये भी 4 पीरियड ही लगेगा। एक्चुअली इसमें थोड़ा कम भी लग सकता है, ओके, लेकिन मच डीपर हो सकता है, डीप में जा सकते हैं। हाँ, डीप में जा सकते हैं ये। अच्छा, इसमें जो ये भी है ना अमित जी, जो आप कह रहे हैं कि ये 3 डायमेंशनल जो मॉडल है, ये एक ही बार बनाना पड़ेगा। भाई जैसे साइंस की लैब बना सकते हैं शरद जी के मेथड यूज करके, वैसे एक गणित की भी लैब बना सकते हैं। करेक्ट। उसमें इस तरह के मॉडल बना के आप रख लीजिए। जैसे आपको मालूम है कि क्लास में जो है आप बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करेंगे, तो इस तरह के 4-5 इस तरह वाले क्यूब वाले मॉडल बना के रख दीजिए। तो आप जब भी क्लास हो उसमें यूज करें और फिर बच्चे वापस कर देंगे उसको। और कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं, बच्चों के खेल के पीरियड में या एक्स्ट्रा पीरियड में बच्चों से भी मॉडल बनवा सकते हैं। और ये तो सिर्फ 2 उदाहरण दिखाए इन्होंने, मतलब जैसे रमेश भैया बोल रहे हैं कि सारे ही विषय में गणित के इस तरह से किया जा सकता है, रोचक एक्टिविटी के जरिए सिखाया जा सकता है। कोई भी विषय में, मेजरमेंट हो, एस्टिमेशन हो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री भी सिर्फ पेपर के साथ बना सकते हैं, बहुत सारे चीज। तो रमेश भैया ने अभी एक अपने 2 और साथियों के साथ एक ट्रेनिंग ली है, करीब 100-150 टीचर्स के लिए। अभी उनका खत्म हुआ है, 3 महीने चला था इनका, टोटल 12 सेशन में। वो सब गणित के टीचर थे, देश भर के अलग अलग स्कूलों के थे, और ऑनलाइन ही हुआ था इनका। तो उनको यही उनका टॉपिक था कि भाई मैथ्स के एक विषय लेके, इन्होंने कई विषय लिए थे इन तीनों लोगों ने, और उसको कैसे रोचक तरीके से और सिखाया जाए, तो उस पर थी पूरी ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू रमेश। तो अभी और कुछ सवाल नहीं हो तो हम लोग समाप्त कर सकते हैं, पर आप लोगों को कुछ कहना है तो एक और फिर प्रश्न ले सकते हैं, कमेंट ले सकते हैं। सीमा जी और लोग, आप लोग कुछ बोलिए। नेक्स्ट वाला हम लोग कब लेंगे? नेक्स्ट वाला मंडे को रखेंगे अमित जी, सेम टाइम। हाँ, नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, एक तो दिव्या जी आएंगी, वो अपना ये इतिहास भूगोल का उदाहरण लेंगी, उससे वो बताएंगी उसको कैसे रोचक बना सकते हैं। और फिर आखिरी के आधे घंटे हम सब लोग आ जाएंगे, शरद, रमेश और हम सब लोग रहेंगे। तो हम लोग एक तरह का एक फाइनल एक वाइंडिंग अप कर लेंगे कि अगले इसको आगे कैसे बढ़ाएं। हमारे टीचर साथियों का सुझाव था कि थोड़ा समय और पहले हम लोग ले सकते हैं क्या? पहले मतलब जो 1 से 3 है उसको थोड़ा 1 घंटे और पहले कर सकते हैं। हाँ, 12 से 1। रमेश आप तो ठीक है ना? दिव्या से हम लोग चेक कर लेंगे। 12 से। हाँ, लीला शायद अभी है नहीं, मैं कंफर्म कर लूंगा लीला जी से और उनसे, दिव्या से और शरद से भी। It's at 1 PM. हाँ लीला वो पूछ रहे हैं कि उसको 1 घंटा प्रीपोन कर सकते हैं क्या, 12 to 1 इंस्टेड ऑफ 1 to 12। We will ask and confirm, लीला। Okay. अमित जी हम लोग कंफर्म कंफर्म कर देते हैं सबसे। ठीक है भैया। और चीज और हम ये हमारे फर्स्ट राउंड के हम लोग थोड़ा सा समय लेंगे, और जब नए सेशन में आए सारे टीचर लोग और अपने अनुभव के साथ आए कि हमने ये किया और इसका ये रिजल्ट है, क्योंकि ट्रेनिंग से नहीं होगा। एकदम ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये 3 सेशन के बाद एक गैप देते हैं, आप सब टीचर को बोलिए वो अपना ट्राई करें, अपना सोच के कुछ रचनात्मक क्रिएटिव करके ट्राई करें, और फिर वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम लोग अगला सेशन। बहुत अच्छा आइडिया। पंचमुखी जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, पूरी टीम को धन्यवाद। पंचमुखी जी धन्यवाद। ये जो चीजें बता रहे हैं, हम लोग जिस विद्यालयों में पढ़े हैं, जहाँ पढ़े हैं, वो सारा कभी नहीं है उस तरह का हुआ है। बस हमको दिया जाए a + b²
बस हो उसको प्रैक्टिकली कभी समझने का, यहाँ तक कि अभी अगर आप 21 जो संख्या है, जैसे 21 ही है, आप 21 या कोई संख्या में भाग नहीं जाता है तो हम ये बता दिया जाता है कि उधर 0 बढ़ा लेते हैं। क्यों बढ़ाते हैं पता नहीं, 0 आगे लगा के और 2 संख्याओं में भाग ले लेते हैं। लेकिन जो रियल जो मेथड है वो अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि नहीं पता क्यों बढ़ गया। और आप जो कह रहे हैं अमित जी, ये सिर्फ आपके गांव के स्कूलों की प्रॉब्लम नहीं है, ये शहरों के स्कूल की प्रॉब्लम है। प्राइवेट स्कूल में भी ये दिक्कत है। हम सबको ऐसे ही गलत तरीके से, मतलब बहुत बोरिंग तरीके से सिखाया गया है। इसीलिए जो रमेश और इनके साथी लोग ने सेशन लिया ना, करीब 100-150 टीचर का, वो सब टीचर प्राइवेट स्कूलों के थे और उन लोगों को भी ये सब जानना था। और क्या किताबी ज्ञान ही ज्यादा बताया। हाँ, किताबी ज्ञान ही भाई, किताबी ज्ञान फार्मूले हैं, हमको रट के याद करके रखना है कि अच्छा ये वाला सवाल जैसे ही है तो हमको ये फार्मूले पे सेट करना है और आंसर आ गया बस। हाँ, हम सबको वैसे ही अब वही बदलना है। अमित जी, हम लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी खासतौर से, मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ मैथ में, लेकिन मेरा भी वही है रीजनिंग। बस मैंने फार्मूला याद किया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन आएगा फार्मूले के हिसाब से मैंने उसको कैलकुलेट करके, ये मेरा गणित का एक्सपीरियंस है। और जो प्रैक्टिकली है वो मैं भी सीख रहा हूँ, अभी पहली बार इस तरह का। और एकदम जो घनाभ और क्यूब एंड क्यूबेड वाला था, ये मुझे भी लगा कि मुझे भी अभी सीखना है। क्यूब वाला तो बहुत मजेदार था, अगर आप मॉडल बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा उसमें। तो बहुत धन्यवाद रमेश जी, और बहुत थैंक यू। और रमेश, शालिनी भी थैंक यू लिख रही हैं वहां पे, और पंचमुखी जी ने भी थैंक यू लिखा है आपको और शरद को। तो ये बहुत बढ़िया। और ये इस नोट पर खत्म करते हैं। अमित जी, जो आपने कहा वो सबसे अच्छा सुझाव है कि सारे टीचर लोगों को बोलिए कि सब लोग अपने लेवल पर ट्राई करें, कुछ ना कुछ सोच कर ट्राई करें और क्रिएटिव मेथड। और हम लोग अब क्या करेंगे कि जनवरी के शुरुआत में ही मिलेंगे, तब तक 2 हफ्ता आप लोगों को मिल जाएगा, 2-3 हफ्ता ट्राई करने का, उसके बाद मिलते हैं। और हम लोग रमेश, शरद और दिव्या और बाकी लोगों का भी सजेशन ले लेंगे, तो डेट फिक्स कर लेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सब लोग, सब टीचर लोगों को धन्यवाद, वाराणसी के अमित जी और टीम को, सीमा, शमा, Rahul, just one small thing. Yes. After they implement, they can come and probably present for 5 minutes, 2 or 3 teachers. तो रमेश जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा सजेशन है। अमित जी आप कहाँ जा रहे हैं? अमित जी, श्याम सुंदर जी, ये सजेशन है कि जो है जब हम लोग जनवरी में मिलेंगे ना, जनवरी के पहले हाफ में ही मिलेंगे, उसके पहले टीचर लोगों को बोलिए थोड़ा ट्राई कर लें, कुछ भी ट्राई करें, कुछ भी हो। और वो उस पे हर टीचर जो है आपके, वो 5 मिनट प्रेजेंट करेंगे कि उन्होंने क्या ट्राई किया, जो इंटरेस्टिंग था बच्चों के साथ, और उसका क्या एक्सपीरियंस था। ठीक, वही मेरा सुझाव था कि बीच में हम लोग समय लेंगे, थोड़ा प्रयोग करेंगे और उसके आधार पे हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को रखेंगे। हाँ, समय मतलब 2-3 हफ्ता। जस्ट 5-5 मिनट का प्रेजेंटेशन। हर टीचर 5 मिनट का प्रेजेंटेशन दीजिए कि क्या ट्राई किया, कैसे बच्चों को अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो कॉन्सेप्ट अंदर गया कि नहीं गया। हमें भी फीडबैक मिलेगा उससे। और प्रेजेंटेशन में आप बात कर सकते हैं या कुछ करके दिखा भी सकते हैं, जो भी आपका हो। ठीक है, चलिए फिर नमस्कार श्याम सुंदर जी, अमित जी, सीमा जी, शमा जी, और सब लोगों को कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, विद्या हैं और शायद मंजीत भी हैं, और पंचमुखी जी, सबको। और लता, शालिनी, टू यू आल्सो थैंक यू। रश्मि, थैंक यू, रश्मि इज आल्सो देयर। थैंक यू। थोड़ा सा शायद इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही थी आज, थोड़ी सी प्रॉब्लम। अच्छा, थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम आई थी क्षितिज आपको? हाँ, बीच में हो रही थी, मैंने वीडियो ऑफ करा हुआ था। आपकी तरफ तो फिर ट्राई कर, बट मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा बीच में कट रहा था, बट रिकॉर्डिंग तो है, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, ऑलराइट। लीला, थैंक यू सो मच फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल दिस। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। बाय। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।